हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम लोगों ने 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की स्टडी स्टार्ट की थी और उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कल थोड़ा डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बट अगेन जो आइडियाज़ हैं वो हम बाकी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट आइडियाज़ वही हैं जो 2 डायमेंशनल केस में था, केवल एक चेंज जो था पॉसिबली 2 डायमेंशन में कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स की हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन में करस्पॉन्डिंगली कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस, ओके अदरवाइज दिस। लेकिन 3 डायमेंशनल जो कार्टेशियन सिस्टम भी है, मैं आपको कहूँगा आप उसे जरा इस तरह से इमेजिन कीजिए। XYZ सिस्टम जो है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपका जो है, आप उसे इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपने जो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, XY प्लेन जिसे हम कहते हैं, उसका पूरा एक स्टैक बना रखा है, एक चट्टा लगा रखा है, ठीक है। और वो जो अलग अलग लेयर्स हैं वो उनमें z की वैल्यू डिफरेंट है। इस फिगर में देखने की कोशिश कीजिए, ये माना हम केवल 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहे होते तो ये इस तरह का एक XY प्लेन होता है, एक x एक्सिस y एक्सिस है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। अभी z एक्सिस नहीं है तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं z की वैल्यू 0 है। लेकिन अब आप ऐसा ही एक प्लेन इससे ऊपर कंसिडर कीजिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे कंसिडर किया है, z इक्वल टू 1 पे, इसके पैरेलल एक जैसा XY प्लेन है वैसा ही एक और प्लेन, इससे नीचे भी एक प्लेन। अब ये तो मैंने कुछ ही प्लेन्स दिखाए हैं, आप यहाँ बीच में हर वैल्यू ऑफ z के लिए इस तरह का अगर आप एक प्लेन कंसिडर करें तो ऐसे सारे प्लेन्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करें तो आप अपना पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस को इस तरह से मैं क्यों सोच रही हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि ये हमें बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेसिफिकली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा बेटर विजुअलाइज करने में मदद कर सकता है। तो 3 डायमेंशनल जो हमारा ऑर्डिनरी स्पेस जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डील करते हैं, आप उसे ऐसे सोच सकते हैं, अच्छा एक प्लेन से मेरा सेंस है एक प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको इस शुरू के 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, केवल XY, कार्टेशियन में XY, तो इनसे XY से आपने इस प्लेन को डिस्क्राइब किया। और फिर वो तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है Z, वो बेसिकली आप इस वाले XY प्लेन की बात कर रहे हैं, या मैं इन सबको XY प्लेन ही कह रहा हूँ, XY प्लेन XY प्लेन XY प्लेन, ये Z एक्सिस के लोग अपनी अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे एक कॉपी ही है, इस कॉपी का ये पेज जो है, ये एक पीछे एक पेज है, ये एक XY प्लेन है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा XY प्लेन रखा, ये इससे थोड़ा Z एक्सिस के लॉन्ग, Z एक्सिस ऊपर की तरफ आ रही है इस समय, तो ये Z एक्सिस, Z की वैल्यू जो है इन दोनों प्लेन्स के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। इस अगले प्लेन के लिए Z की वैल्यू से 0.1, अगले के लिए 0.2, 0.3, और इनके बीच में भी आप एक्स्ट्रा पेज डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप XY प्लेन्स का पूरा एक स्टैक, एक चट्टा देखें तो वो मिलके आपका पूरा 3 डायमेंशन उसको कवर कर सकता है। कवर करने का मतलब ये, कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, माना P कोई पॉइंट है, आर्बिट्री एक पॉइंट है, तो यहाँ पे आप एक इस तरह के XY प्लेन की कल्पना कर सकते हैं जो पॉइंट P से होके जा रहा है, इन प्लेन्स के पैरेलल है, इस पॉइंट से होके जा रहा है। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ, XY उस प्लेन में वो पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है वो XY बता देंगे, और Z बता देगा अच्छा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हाइट कितनी है। अगर Z को आप हाइट समझें, हाइट कितनी है, ये प्लेन जो है ये खुद जो ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड मतलब Z इक्वल टू 0 वाले प्लेन को, जिसको मैं बार बार ग्राउंड प्लेन कहूँगा, ग्राउंड प्लेन से कितनी दूरी पर है, ये Z कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से अगर आप सोचें तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होता है उसमें जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशन में, XYZ कार्टेशियन के बजाय, उन कोऑर्डिनेट्स के नाम हैं रो, थीटा, Z। कई बार इस कोऑर्डिनेट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रो के बजाय R भी लिखा जाता है, ओके, लेकिन मैं सिंबल रो यूज़ करूँगा, R एक डिफरेंट चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। R हमेशा होगा जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ओके, तो इसीलिए मैं डिफरेंट सिंबल यूज़ कर रहा हूँ रो। अगेन सिचुएशन ये है, आप पिछली सिचुएशन से देखिए, ओके 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट है, माना ये कोई पॉइंट था, आप ये कहीं पे भी, आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी एक पॉइंट P है, तो आप इन प्लेन्स के पैरेलल एक प्लेन की कल्पना कर सकते हैं जो जिसमें वो पॉइंट कंटेंड है, जो उस पॉइंट से पास होके जाता है। तो उस प्लेन में आप पहले XY कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं उस पॉइंट P के, ओके, इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए और अपनी XY एक्सिस को लेते हुए उस पॉइंट के XY कोऑर्डिनेट्स वो कर सकते हैं, और फिर खुद वो प्लेन रेफरेंस प्लेन मतलब Z इक्वल टू 0 वाले प्लेन से कितना दूर है वो उसका Z कोऑर्डिनेट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये P एक पॉइंट था, तो ये इस वाले पैरेलल प्लेन में लाई कर रहा है, माना इस वाले XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये मेरी X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है,
थोड़ा इस समय तक ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से ली गई है ताकि हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बने। तो इन एक्स और वाई एक्सिस को लेके इस पॉइंट के जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है, माना एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 3 पे ये है, एक्स के अलॉन्ग 1 और वाई के अलॉन्ग 3 चल के हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया, और जेड कोऑर्डिनेट ये जो रेफरेंस प्लेन है जेड इक्वल टू 0, जिसे मैं ग्राउंड प्लेन कह रहा हूँ, उससे खुद ये प्लेन कितना ऊपर था, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं। ये ओरिजिन ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्चुअली ये है, इसे भी मैंने एक्स एक्सिस कहा है पर ओरिजिनल एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड एक्सिस ऊपर की ओर है। तो जेड एक्सिस जेड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्चुअली ये डिस्टेंस है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नोशन क्या है, आप रिमेंबर कीजिए, 2 डायमेंशन में किसी 2 डायमेंशनल प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्स वाई के बजाय आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ जेड भूल जाइए और बस ये ध्यान रखिए, जो वहाँ पे आर का रोल था उस रोल को यहाँ पे रो के पास है। तो बेसिकली सिचुएशन ये है, आप इस तरह से सोचिए, यही वाली पिक्चर माइंड में रखिए, पर इनमें से एक भी कोई प्लेन जो है, जो कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, उस प्लेन में जो आप कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं वो रो और थीटा है। रो, मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, 2 डायमेंशन में प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा जो थे, तो आर की जगह इस समय 3 डायमेंशनल केस में आर का काउंटर पार्ट हमारा रो है, तो रो थीटा, और जेड का वही रोल है जो मैं आपको कार्टेशियन में अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। जेड प्लेन, किसी एक प्लेन में पार्टिकल को लोकेट करने के लिए जिन 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत है, हम उन्हें एक्स वाई नहीं लेंगे, एक्स वाई के बजाय रो थीटा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए जेड ही कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये, ओके, मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन में, इसको, इस फिगर को चाहे तो आप अलग से देख लीजिए, 2 डायमेंशन में मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। अब की बार जेड कोऑर्डिनेट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, लेकिन एक्स और वाई कन्वेंशनली हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स इधर वाई इधर, मैंने उससे थोड़ा डिफरेंट बनाया ताकि बाद में मैं इस फिगर के साथ उसे रिलेट कर सकूं, एक्स वाई। तो कोई पॉइंट पी है तो आप उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कार्टेशियन में ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसी पॉइंट को आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट को आर न कह के रो कह रहा हूँ, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की उस प्लेन के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस की जो लाइन है, रेफरेंस लाइन जो है, उससे इस लाइन ज्वाइनिंग का जो एंगल है, नॉर्मली हम इस तरह से बनाते हैं फिगर, माना पी ए पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होती है आर और ये एंगल थीटा। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आर के बजाय इस डिस्टेंस को रो कह रहे हैं, और एंगल विद द एक्स एक्सिस थीटा, एंगल विद द एक्स एक्सिस थीटा, तो रो थीटा। तो किसी इनमें से जिस भी प्लेन में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लिए को डिस्क्राइब करने के लिए हम रो और थीटा कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे, रो और थीटा। मैंने आर को इसलिए काटा है, आर नहीं कह रहे हैं इसे, कुछ बुक्स में ये यूजेज भी आपको मिल सकता है, बट मैं इस कोऑर्डिनेट को आर कहूँगा, रो कहूँगा। तो रो थीटा से जो एक्स और वाई जो मिलके काम कर रहे थे, वो रो और थीटा मिलके वो काम करेंगे, और जेड कार्टेशियन वाला जो जेड है उसको हम वैसे ही प्रिजर्व रख रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, इसी को कहते हैं द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये वाली पिक्चर मैंने इसीलिए दी थी। कार्टेशियन में भी आप इस तरह से सोचिए कि हाँ, बहुत सारे एक्स वाई प्लेन्स का पूरा चट्टा लगा हुआ है, लेकिन कार्टेशियन में किसी एक प्लेन में डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम एक्स और वाई यूज़ करते हैं, हाइट के लिए तो जेड ही यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेन में डिस्क्राइब करने के लिए एक्स और वाई। जबकि पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी तरह से प्लेन्स का चट्टा आप सोच सकते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन्स का स्टैक लगा हुआ है, लेकिन किसी एक प्लेन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम रो और थीटा यूज़ करते हैं। तो 3 डायमेंशन में रो और थीटा प्लेन में डिस्क्राइब करने के लिए, और वो प्लेन खुद रेफरेंस प्लेन से कितना ऊपर या कितना नीचे है उसके लिए जेड। तो रो थीटा और जेड से जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम ऑफ उसको हम कहते हैं द प्लेन पोलर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, दिस यहाँ पे ओरिजिन का ये ध्यान रखिए, इस 2 डायमेंशनल फिगर में डिस्टेंस हम इस पॉइंट से नापते हैं। इस केस में डिस्टेंस आप नापेंगे हमेशा जेड एक्सिस से। फॉर एग्जांपल, माना मैं 2 अलग अलग पॉइंट्स की बात करता हूँ, एक पॉइंट ये है, माना ये वाला पॉइंट पी, तो इसके लिए रो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहाँ से डिस्टेंस नहीं, ओरिजिन ये है। लेट मी राइट अ फ्यू थिंग्स ओवर हेयर। माना ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। पॉइंट पी यहाँ पे है, तो ये वाली डिस्टेंस रो नहीं है, ये तो आर है, इसीलिए मैंने सिंबल आर यहाँ पे यूज़ नहीं किया। आर हमेशा जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिन से होने वाली डिस्टेंस होगी। इनफैक्ट किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा आर वेक्टर से दिखाएंगे। माना इस फिगर में अगर मैं दिखाऊं ये आर वेक्टर, तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ये सिंबल आर। लेकिन रो जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के लिए, जब हम रो कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट का एक रो कोऑर्डिनेट होगा, वो होगी ये वाली डिस्टेंस।
इस प्लेन के अलोंग, जिस प्लेन में है, जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पॉइंट लाई कर रहा है, उस प्लेन में जेड एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये है रो। तो रो केवल प्लेन में डिस्टेंस है। प्लेन का मतलब, जब मैं इस तरह से प्लेन कहता हूँ, प्लेन का मतलब ग्राउंड वाला जो प्लेन है उसके पैरेलल जो प्लेन्स हैं। ओके, तो ये रो ये है, थीटा पॉसिबली ये वाला एंगल होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी उसी के पैरेलल डायरेक्शन है। तो इसके साथ ये जो रो वाली लाइन है, इसका जो एंगल है ये थीटा है, और रेफरेंस प्लेन से इस पॉइंट की जो हाइट है वो है जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो सो आप इस तरह से सोच सकते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट इज़ अ स्टैक ऑफ रो थीटा प्लेन्स अलोंग दी जेड एक्सिस। प्लेन्स हैं, लेकिन आप प्लेन, एक एक प्लेन का डिस्क्रिप्शन आप एक्स वाई से नहीं कर रहे हैं, रो थीटा से कर रहे हैं। रो थीटा से एक प्लेन का डिस्क्रिप्शन किया, इसके ऊपर दूसरा प्लेन, जेड की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट, दूसरा रो थीटा प्लेन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ही नीचे की तरफ। तो पूरा आप कंस्ट्रक्शन करें तो आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो जेड सेम है कार्टिजियन में और सिलेंड्रिकल में। डिफरेंस केवल है जो एक्स वाई थे, जैसे प्लेन पोलर में हम एक्स वाई को आर थीटा से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई को रो थीटा। रो का वही रोल है जो 2 डायमेंशन वाले आर का होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में आर और रो एक ही चीज़ नहीं है। ओके, बस अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहें बिना फिगर के भी, आप केवल मैथमेटिक्स के बेसिस पे आप ये सब कुछ डील कर सकते हैं, बट फिगर आपके पास रहें तो थोड़ा इंट्यूशन आपका बेटर हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाकी जगह। कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ये। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है वो सिंपली ये है। सबसे पहले इस लास्ट वाले को देख लीजिए, बल्कि z इक्वल टू जेड, जेड कोऑर्डिनेट चाहे आप कार्टिजियन में कहें चाहे सिलेंड्रिकल में, एक ही। ओके, और एक्स वाई और रो और थीटा के बीच वही रिलेशन है जो 2 डायमेंशन में एक्स वाई और आर थीटा के बीच होते हैं। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर को इस समय हम रो नाम दे रहे हैं, आर नाम किसी और चीज़ का हो गया इस समय, आर ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पॉइंट की, ओके, उसके लिए है नाम। उस प्लेन के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, उस प्लेन के अलॉन्ग उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम रो कह रहे हैं। तो ये वही रिलेशन है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, आर को हम रो कह रहे हैं इस समय। यस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। और आप चाहे तो इनके इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन भी लिख सकते हैं। ये रिलेशंस अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, रो, थीटा और जेड, तो आप उसके कार्टिजियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इन रिलेशंस को इन्वर्ट करें, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आप कहेंगे रो स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स एंड जेड इक्वल टू जेड। या और स्पेसिफिकली आप लिखना चाहें केवल रो की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट, थीटा इसका टेन इनवर्स एंड दिस, ये। ओके, वैसे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये लिखना चाहिए कि भाई अगर हमें एक्स वाई और जेड पता है, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो उनकी वैल्यू से हम रो, थीटा और जेड कैसे निकाल सकते हैं। ओके, दिस। तो मैथमेटिकली ये केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है, ये भी एक ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है। ऑर्थोगोनल का मतलब जो 3 कोऑर्डिनेट सरफेसेस बनेंगी या करस्पॉन्डिंग 3 यूनिट वेक्टर्स बनेंगे, वो हमेशा हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, दिस विल सी। अच्छा, अब ये स्टैक ऑफ प्लेन सोचने से पहले ये वाली पिक्चर पे मैं बार बार रेफर करूंगा। यहाँ पे ये एक प्लेन है, वैसे इनफाइनाइट प्लेन है, मैं उसका थोड़ा सी पार्ट दिखा रहा हूँ। ये प्लेन इनफाइनाइट एक्सटेंट का है, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये मैं केवल उसका एक सेक्शन दिखा रहा हूँ। ये एक एक्स वाई प्लेन है, या जिसको आप लेकिन एक्स वाई नहीं, रो थीटा के टर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये कहीं पे सिचुएटेड है। ऐसा ही इसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जेड की किसी डिफरेंट वैल्यू पे, ऐसे ही एक ही है। इनमें से कोई एक प्लेन z इक्वल टू 0 वैल्यू पे होगा, जिसको मैं ग्राउंड प्लेन कह रहा हूँ, और बाकी प्लेन्स, बाकी पैरेलल प्लेन्स उससे ऊपर और उससे नीचे। ओके, दिस। तो इनमें से थोड़ी देर के लिए केवल एक प्लेन को कंसिडर करें। 2 डायमेंशन वाली सिचुएशन एक्चुअली फिर से मैं ले रहा हूँ। 2 डायमेंशन में जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, रो और थीटा, मैं आर ना कह के रो कह रहा हूँ, तो रिमेंबर आर यूनिट वेक्टर, रेडियल डायरेक्शन। ये मैंने फिर से कन्वेंशनल तरीके से फिगर को बनाया है, एक्स एक्सिस यहाँ और वाई एक्सिस यहाँ लेते हैं, तो 2 डायमेंशन में हम इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये कोई पॉइंट है, तो रो जो यूनिट वेक्टर है वो उस पॉइंट को लाइन जॉइनिंग में रेडियली आउटवर्ड, ओके, और थीटा ये। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए रेडियल शब्द के 2 मतलब हो सकते हैं। रो को भी हम रेडियल कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब आप केवल 3 डायमेंशन केस में देखें तो 3 डायमेंशन में आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो रो, थीटा और जेड आता है, पर साथ में आपको आर की जरूरत भी पड़ सकती है। आर मतलब उस पॉइंट की खुद ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ फिगर ओवर हियर। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं सिचुएशन को, क्या मैं कह रहा हूँ। ये कोई पॉइंट है माना पी, तो आर की बात तो आप अभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पहले आर वेक्टर की बात कर सकते हैं, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर। और इस आर का जो मैग्नीट्यूड है, ये लंबाई जितनी है, ये आर है।
ओके। आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस तो है, ओरिजिन से डिस्टेंस, इसकी जरूरत पड़ सकती है। रो थीटा और जेड इस पॉइंट के जो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो क्या होंगे, आप ये है मेरा ग्राउंड प्लेन, ये आप इसको इस तरह सोचिए, ये है मेरी जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस पे जो अलग अलग एक्स वाई प्लेन्स में बनाता हूँ, ये वाला एक्स वाई प्लेन जो है ये जेड इक्वल टू 0 पे सिचुएटेड है। ये प्लेन केवल इतना नहीं है, ये इन्फाइनाइट एक्सटेंट का है, मैं इसे पीछे और सब तरफ बना सकता था, बट इतना ही मैंने बनाया। इसी के पैरेलल एक प्लेन यहाँ भी होगा, इससे ऊपर एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन। ये पॉइंट पी किसी ना किसी ऐसे वाले पैरेलल प्लेन में लाई कर रहा होगा। इसको इस तरह सोचिए, इस प्लेन के पैरेलल आपने थोड़ा ऊपर माना, ये पेन एक प्लेन को दिखा रहा है, इस प्लेन के ऊपर थोड़ा पैरेलल एक दूसरा प्लेन बनाया, उसमें पॉइंट पी लाई नहीं कर रहा, तो ये प्लेन हमारे काम का नहीं है। थोड़ा और ऊपर ये भी, लेकिन ये वाले प्लेन में, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन में माना ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो इस वाले प्लेन पे हमने कंसंट्रेट करना है। तो अब आप, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल एक्स एक्सिस थी, ये थी एक्स एक्सिस और ये थी वाई एक्सिस, ओरिजिन हमारा यहाँ पे था, ये ओरिजिन था, ये प्लेन इसके पैरेलल है। हाइट नापने के लिए हम जेड कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, ये पैरेलल प्लेन इससे कितना दूर है, माना ये पैरेलल प्लेन इससे 2 मीटर की दूरी पे है, फॉर एग्जांपल मीटर्स में हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगी मोस्ट जनरल केस में जेड। और बाकी एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे या आर थीटा कोऑर्डिनेट हमें इस समय निकालने हैं, उस समय आप केवल ये कंसिडर कीजिए। अब आप इस लाइन को एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, ओरिजिनल एक्स एक्सिस ये थी, इसके पैरेलल वाले प्लेन में आप इसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं। तो अब आप किसी पॉइंट के केवल 2 डायमेंशनल प्लेन में आ जाइए, आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से। अब ओरिजिन आपको ये कंसिडर करना है, ये ओरिजिन नहीं, इस ओरिजिन के साथ जो डिस्टेंस है वो तो आर है, रो ये वाली डिस्टेंस है, दिस वन, दिस डिस्टेंस, ये रो है और ये एंगल है थीटा। ओके, जेड हाइट कौन से वाले 2 डायमेंशनल प्लेन में की बात हम कर रहे हैं, और फिर उस 2 डायमेंशनल प्लेन में रो और थीटा, तो डिस्टेंस यहाँ से, तो रो और आर का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, बस इसको इस तरह से भी सोचिए, जब हम केवल 2 डायमेंशनल सिस्टम देख रहे थे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हम केवल इस वाले प्लेन को कंसिडर कर रहे थे, z इक्वल टू 0 वाले प्लेन। तो इस प्लेन के लिए मैं अगर कोई पॉइंट है, तो रो और आर एक ही चीज़ें हैं, रो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, और आर अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यही तो होगा, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को आप अपने दिमाग से दूर कर लें। आर और रो 3 डायमेंशन में हमारी अलग अलग डिस्टेंसेस को रेफर कर रहा है। आर जो है ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और अगर मैं सिंपली कहूँ रो जेड एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब आप हमेशा जानते हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन इस जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए रो है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालना चाह रहे हैं, रो कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो। ओके, तो एक्स वाई प्लेन जब आप हम कन्वेंशनली अगर मैं बनाता, तो ये रो कोऑर्डिनेट ये होता, थीटा ये एंगल होता, रो यूनिट दिस। पर हम जिस तरह से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, हमेशा एक्स एक्सिस जैसे पेज से बाहर की ओर आती हुई है, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में और जेड एक्सिस ऊपर की ओर, तो उस तरह से अगर मैं केवल एक्स वाई प्लेन में रो थीटा को दिखाऊं, तो एक्स एक्सिस ये बाहर की ओर, अभी मैंने जेड नहीं बनाई है, जेड बाद में इधर को बनेगी, लेकिन अभी मैं केवल 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ। तो अगर ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया और उस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये है रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, रो ये डिस्टेंस, रो यूनिट वेक्टर, थीटा ये एंगल, और दिस ये वाला फिगर ये, ठीक। अच्छा, और साथ साथ कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस भी अगर मैं ड्रॉ करूं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ध्यान होगा, जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस नहीं, वहाँ पे कर्व्स होते हैं, सर्कल्स होती हैं, ठीक है। रो इक्वल टू कांस्टेंट से हमें सर्कल्स मिलते हैं अलग अलग रेडियस के, और थीटा इक्वल टू कांस्टेंट से हमें सेमी इन्फिनिट लाइंस मिलती हैं, जो कि ओरिजिन से शुरू होती हैं, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली सेमी इन्फिनिट लाइंस, इन्फिनिट नहीं होती हैं, ये लाइन और ये लाइन अलग अलग होती है, सेमी इन्फिनिट लाइंस दिस। आप इस फिगर को चाहे रोटेट भी कर लें, देखिए ये फिगर और ये फिगर में डिफरेंस क्या है, आप इसे सिंपली ऐसे सोच सकते हैं, इसकी एक्स वाई एक्सिस को हमने ये रोटेट कर रखा है, तो इस फिगर को रोटेट भी करें तो फिर भी ऐसा दिखेगा। तो पॉइंट ये है, यूनिट वेक्टर्स ऐसे दिखते हैं और कोऑर्डिनेट ग्रिड ऐसा दिखता है, लेकिन ये हम तो इस समय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी हम केवल एक प्लेन को देख रहे हैं, किसी एक प्लेन में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, जो रो और थीटा यूनिट वेक्टर्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा है, और जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा है। अब वही वाली पिक्चर फिर से लीजिए। अच्छा, आप इस तरह के फिगर्स का अगर चट्टा लगा दें, आपने एक कागज़ पे ये फिगर बनाया, कोऑर्डिनेट ग्रिड जिसे मैं कहता हूँ,
दूसरे कागज़ पे z इक्वल टू जेड की एक हायर वैल्यू के लिए, इससे ऊपर वाला जो प्लेन है वही प्लेन XY प्लेन, लेकिन z की एक हायर वैल्यू के साथ, उसमें भी इसी तरह का एक डायग्राम बनाइए, तीसरा चौथा पांचवा। तो इन सारे फिगर्स को अगर आप एक साथ रख दें तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, स्टैक देम। तो अब मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। 3 डायमेंशन में अब मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, रो और थीटा और जेड। तो अगर मैं कांस्टेंट रो सरफेस को देखूँ, 3 डायमेंशन में आप जानते हैं, कार्टेशियन में हम देख चुके हैं, एक कोऑर्डिनेट को हम कांस्टेंट वैल्यू पे सेट करते हैं तो एक्चुअली हमें एक सरफेस मिलती है। तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट रो सरफेस की बात कर सकते हैं। तो कांस्टेंट रो सरफेस मैंने सीधे सीधे यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। वैसे ये XYZ ये ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आप देख लीजिए, अगर आप एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, जिस जेड एक्सिस जिसके लिए एक्सिस की तरह एक्ट कर रही है, सिलेंडर की एक्सिस आप जानते हैं, ठीक है, उसके सेंटर से पास होती है, अगर मैं सेंटर कह सकूं, ठीक है, ये एक्सिस है। अगर आप एक सिलेंडर कंसिडर करें किसी रेडियस रो का, ओके, तो इस सिलेंडर पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस पे, इनफैक्ट ये तो मैंने सिलेंडर का केवल एक छोटा सेक्शन दिखाया है, ये सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है, नीचे भी की तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी की तरफ भी इनफाइनाइट लेंथ का है। लेकिन ये जो केवल ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये ढक्कन नहीं, ढक्कनों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये टॉप और बॉटम पे, केवल ये जो कर्व्ड सरफेस इसकी है, इस कर्व्ड सरफेस का अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करें तो उसके लिए रो कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, बराबर होगी, रो बराबर थे। रो बेसिकली क्या होता है, ये डिस्टेंस, आप इसे अब इस फिगर पे देखिए, रो अब 2 डायमेंशन में आप देखिए, ये रो, ये डिस्टेंस है, तो इस पूरे सर्किल में रो कांस्टेंट होता है। या अगर आप यहाँ देखना चाहें, माना ये रो बराबर 3 है, तो अगर मैं एक सर्किल बनाऊँ इस प्लेन में 3 मीटर का, तो हर एक पॉइंट के लिए रो कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 होगी। वो सारे पॉइंट्स जो कि एक सर्किल में लाई करते हैं 2 डायमेंशन में, उन सब के लिए रो की वैल्यू बराबर होती है। अब उस फिगर को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कीजिए। आप सोचिए, आपने कागज़ में एक सर्किल बनाया केवल, उससे ऊपर एक कागज़ में भी सर्कल बराबर रेडियस का, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें, तो इन सारे फिगर्स को अगर आप एक साथ स्टैक करेंगे तो एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल मिलके आपका सिलेंडर ही तो बनेगा। सिंपली, वेरी सिंपली, इस सारी कहानी का सार ये है, कांस्टेंट रो सरफेसेस जो हैं वो बेसिकली सिलेंडर्स होते हैं। आप रो की वैल्यू चेंज कर दें, माना एक बार रो बराबर 2, तो रो बराबर 2 के लिए आप एक ऐसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस 2 के बराबर है। फिर आपने रो बराबर 5 की बात की, रो बराबर 5 वाली सरफेस देखें तो रो बराबर 5 वाली सरफेस भी एक सिलेंडर ही होगी। अगर इस सिलेंडर को मैंने केवल इतना सेक्शन बनाया है, ये सिलेंडर भी इधर -इन्फिनिटी तक है, इधर +इन्फिनिटी तक है, लेकिन एक लार्जर सिलेंडर है। एक्सिस दोनों की जेड एक्सिस है, ओके, एक्सिस ये हर एक। तो सिंपली स्टेटमेंट ये है, कांस्टेंट रो अगर हम देखें तो 2 डायमेंशनल केस में जहाँ हमें सर्कल्स मिलते थे, ये 2 डायमेंशन में आप सोचिए केवल ये सर्कल, ग्राउंड में ये सर्कल मिला था हमें, अब इस सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, क्योंकि हमने स्टैक किया, इस कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़ रखा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, उसी से तो ये सिलेंडर जनरेट हुआ है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपने बहुत सारे ऐसे सर्कल्स बराबर रेडियस के, बराबर रो वैल्यू के स्टैक किए, तो ये सिलेंडर बन गया, दूसरी रो वैल्यू के ये। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने स्टडी नहीं की है। जब हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर लिए तो बेसिकली हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में भी ज़्यादातर नॉलेज हमें वहीं से आ गया था, बस अब उसको देखना है, हाँ कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। तो कांस्टेंट रो सरफेसेस जो हैं इस समय सिलेंड्रिकल सरफेसेस है, इस तरह के सिलेंडर्स, ऐसा नहीं यहाँ ये वाला सिलेंडर नहीं कि कहीं और पे लोकेटेड है, ये सारे के सारे सिलेंडर्स जो हैं इनके लिए ये जेड एक्सिस उनकी एक्सिस की तरह है, ओके। तो 2 डायमेंशन में जो सर्कल्स थे वो कांस्टेंट थीटा सरफेसेस, कांस्टेंट थीटा सरफेसेस मैंने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन आप उसी नोशन से पहले इस चीज़ को खुद ही डेवलप कीजिए। कांस्टेंट थीटा जो वो होती है 2 डायमेंशन में, अगर आप सिंपली देखें, कहीं भी एक्स कहीं भी वाई मान लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिन से पास होने वाली जो सेमी इन्फिनिट लाइन होती है वो कांस्टेंट थीटा कर्व होती है, इस पूरी लाइन के लिए थीटा से 30 डिग्री है, ओके। लेकिन अब आप 3 डायमेंशन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देखना चाह रहे हैं तो वो स्टैक वाला आइडिया यूज़ करो। एक कागज़ लिया, एक सरफेस ली, ग्राउंड सरफेस, XY प्लेन ग्राउंड पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में एक लाइन बनाई, इससे ऊपर एक दूसरा कागज़ रखा, दूसरा XY प्लेन जो इससे थोड़ा ऊपर है, Z की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है, उसमें भी इसी तरह की एक लाइन बनाई, तो वो लाइन ठीक इसके ऊपर आएगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, माना ये पेन सबसे नीचे वाले कागज़ पे बनी हुई लाइन है, उससे ऊपर वाले कागज़ में जो लाइन है वो इसके ठीक ऊपर होगी 30 डिग्री, हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। इससे ऊपर वाले कागज़ में ये, इससे ऊपर वाले कागज़ में, तो बेसिकली
आपको क्या मिल रहा है, ये सारी की सारी लाइंस ओरिजिन से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक जा रही थी। तो अब इस तरह की लाइंस अगर आप स्टैक करेंगे तो आपको बेसिकली एक प्लेन मिल रहा है, एक प्लेन सरफेस मिल रही है, लेकिन उसे हम कहते हैं सेमी इन्फिनिट प्लेन। वो प्लेन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, उस तरफ तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, पर यहाँ पे इस इनफैक्ट ये जेड एक्सिस है, अगर इस ये डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ आ रही है ये फिर से जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे आके वो प्लेन खत्म हो जाता है। ओके जस्ट तो इस चीज़ को मैंने यहाँ फिगर पे दिखाने की कोशिश किया। हाथ से फिगर इतने अच्छे नहीं बनते हैं, बट आई हैव ट्राइड। ये थे एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स जेड प्लेन है जिसको मैंने ब्लैक शेडिंग कर रखी है, ये जिसे हम एक्स जेड प्लेन कहते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बन रहा है, अगेन एक्स जेड प्लेन भी एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन है। ये प्लेन मैंने पीछे की डायरेक्शन में कंसिडर नहीं किया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, केवल इस तरफ को, इस तरफ को भी, लेकिन ये प्लेन इनफाइनाइट एक्सटेंट का है, लेकिन हमने इसका कुछ सेक्शन दिखाया है। अब हम माना ये मेरा पॉइंट पी है, ओके, तो ये पॉइंट पी जिस प्लेन में लाई कर रहा है, ये प्लेन इससे कितना दूर है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे आपके पास कोई बुक होती है ना, आप अगर बुक के अलग अलग पेज खोलें, या अभी केवल बुक के 2 पेजेस पे कंसंट्रेट करें, मतलब केवल माने हमारी बुक में 2 पेज हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्रंट कवर और बैक कवर। अब ये बुक पहले बंद थी, दोनों के दोनों पेज चिपके हुए थे, वो एक्स जेड प्लेन पे ही थे, दोनों के दोनों यहाँ थे। अब आपने उस किताब को धीरे धीरे खोला और आपने माना उसे इतना डिग्री खोल दिया, तो ये वाला जो पन्ना है ये है कांस्टेंट थीटा सरफेस। क्यों है ये कांस्टेंट थीटा सरफेस? इस पन्ने पे, इस सरफेस पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट मार्क करें, जैसे मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट या 4 इस प्लेन में, जिसको मैंने ब्लू से यहाँ दिखाने की कोशिश की है, इस प्लेन में कहीं भी आप एक पॉइंट लेंगे तो उसके लिए थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होगी। माना ये इस पेज और इस पेज के बीच का एंगल, अगर मैंने पेजेस कहूँ, इस पेज और इस पेज के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो इस पेज पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट लेंगे तो उसके लिए थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू 30 होगी। तो हम वही तो देख रहे थे, कांस्टेंट थीटा सरफेस। थीटा को अगर कांस्टेंट करें तो क्या मिलता है, हमें ये वाला प्लेन मिलता है। आप थीटा की वैल्यू बढ़ा दें, चेंज कर दें, 30 से माना 60 कर दें, तो फिर उसी तरह का एक दूसरा प्लेन आपको मिलेगा, ये। तो अगेन आपको बुक वाली पिक्चर को इमेजिन करें, बुक अगर हम वर्टिकली खड़ी करके रखें इस तरह से, अब ये रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि इट इज़ टू क्लोज टू द कैमरा, बट लेट मी स्टिल ट्राई। ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, ये वाला, ये जो पन्ना है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है। अब ये जो किताब के अलग अलग पन्ने अगर मैं इस तरह से खोलूं तो ये इस प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं उन सब के लिए थीटा की वैल्यू सेम है, ओके, एंड सो ऑन। तो ये है कांस्टेंट थीटा सरफेसेस। तो और आप इस पिक्चर से और आराम से समझ सकते थे, ये सबसे नीचे वाले प्लेन में एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन और चौथी, तो उन सारी लाइंस को आप स्टैक करें तो आपको ये प्लेन मिलेगा। तो कांस्टेंट थीटा सरफेसेस जो कि 2 डायमेंशनल केस में केवल सेमी इन्फिनिट रेडियल लाइंस होती हैं, ठीक है, रेडियस से ओरिजिन से पास होती हैं तो रेडियस जैसा बिहेवियर होता है, लेकिन सेमी इन्फिनिट केवल एक तरफ। तो वैसे ही उनका जो एक्सटेंशन है 3 डायमेंशन में वो हो जाता है सेमी इन्फिनिट प्लेन्स कंटेनिंग द जेड एक्सिस। प्लेन्स हैं लेकिन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सटेंडेड नहीं है, केवल एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, और इस पॉइंट पे आके ये जेड एक्सिस पे आके खत्म हो जाते हैं, ओके। तो थीटा जो एंगल है उसकी रेंज की भी यहाँ पे बात कर लें, थीटा 0 डिग्री से लेकर और इस जेड एक्सिस के अराउंड आप पूरा 2 पाई तक जा सकते हैं। आप इस तरह सोचें, केवल आपने एक पेज फोल्ड किया, ठीक है, इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है अगर आप इसे धीरे धीरे खोलते जाएँ तो थीटा जो है 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, पीछे की तरफ 180 डिग्री, और पीछे को घुमाएं तो बेसिकली ये थीटा एंगल आप 2 डायमेंशन में जो हमारा थीटा होता है उसी की तरह बिहेवियर है इसका। तो इनफैक्ट मुझे रेंज की भी यहाँ पे बात कर देनी चाहिए, शायद मैंने लिखा नहीं है। रो जो है, रो की वैल्यू हो सकती है 0 से इन्फिनिटी तक। 2 डायमेंशन में भी हमने देखा था, रो डिस्टेंस है, जेड एक्सिस है, इस समय जेड एक्सिस से डिस्टेंस है, उसमें माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। आप सिलेंड्रिकल सर्फेसिस के टर्म में सोचें, आप एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं जिसका रेडियस 0 है, ये कुछ इस तरीके का, और फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड अप टू इन्फिनिटी रो की रेंज। थीटा की रेंज 0 से 2 पाई, द रेंज ऑफ थीटा रन्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। कांस्टेंट रो सरफेस, कांस्टेंट थीटा सरफेस। सिलेंडर्स, सिंपली मैं सिलेंडर्स कह रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि विद दिस जेड एक्सिस एज देयर एक्सिस, ओके। प्लेन्स, सेमी इन्फिनिट प्लेन्स, और कांस्टेंट जेड सरफेसेस। कांस्टेंट जेड सरफेसेस वैसी ही हैं जैसे कार्टेशियन में आती हैं,
जेड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल का एक ही होता है, तो कांस्टेंट जेड सरफेस ये जो मैं कह रहा था अलग अलग एक्स वाई या अलग अलग रो थीटा प्लेन्स जो हैं, क्योंकि इस पूरे प्लेन में माना यहाँ पे ग्राउंड वाले प्लेन को देख रहे हैं, इस पूरे प्लेन में जेड की वैल्यू कांस्टेंट है 0 के बराबर। इससे ऊपर एक दूसरा प्लेन जो इसके पैरेलल है जिसके लिए जेड इक्वल टू 1 है, इस प्लेन में कहीं पे भी आप एक पॉइंट लें उसके लिए जेड कितना है 1 है। लेकिन एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जेड कोऑर्डिनेट जो है वो -∞ से +∞ तक वेरी करता है। ऊपर की तरफ अगर है रेफरेंस प्लेन, ग्राउंड प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन कह रहा हूँ, रेफरेंस प्लेन से ऊपर है प्लेन या वो पॉइंट, तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज जेड की वैल्यू नेगेटिव। इसको आप कंट्रास्ट कीजिए रो के साथ, रो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ओके रो, जबकि जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कार्टेशियन के ध्यान कीजिए, एक्स वाई जेड +∞ से -∞ तक तीनों वेरी करते हैं, -∞ से +∞। तो जेड का बिहेवियर वही है जो कार्टेशियन का है, लेकिन एक्स वाई के बजाय जो रो और थीटा है, थीटा की रेंज तो ये हो गई, लेकिन रो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये रही हमारी सर्फेसेस। मैंने एक ही फिगर में इसलिए नहीं बनाई, वैसे भी ये फिगर्स खुद बहुत अच्छे नहीं बने हैं, बट होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक ही फिगर में आप देख सकते हैं, इंटरनेट या किसी बुक में, अच्छी बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ क्लियरली देख पाएंगे, वहाँ ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। ये सर्फेसेस जब इंटरसेक्ट करती है, इस फैमिली का कोई भी कर्व जब इस फैमिली के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे उनके प्लेन्स के, अब की बार हम प्लेन्स के इंटरसेक्शन की बात, प्लेन्स नहीं सर्फेसेस के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो सर्फेसेस आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब ऑर्थोगोनल। कोई भी सिलेंडर इनमें से किसी भी प्लेन के साथ आप उसका इंटरसेक्शन देख लें, तो इंटरसेक्शन जो होगा वो आप 2 डायमेंशन में ज़्यादा आराम से देख सकते हैं। एक्चुअली वो 2 डायमेंशन ही फिगर का जनरलाइजेशन है। ये यहाँ पे हमेशा ये इंटरसेक्शन 90 पे होता है, 90 पीछे हमने डिस्कस किया है। तो वही चीज़ अब आपने सर्कल्स का भी स्टैक बना दिया, उनसे सिलेंडर बन गए, और इन लाइंस का स्टैक करके आपके सेमी इन्फिनिट प्लेन बन गए, तो जहाँ पे भी उनका इंटरसेक्शन होगा 90 डिग्री पे होगा, ओके। तो ऑर्थोगोनल, और ये तो देखना आसान है, जेड प्लेन आपका इस तरह का प्लेन है, और ये वाले प्लेन जहाँ भी हों, ये किताब का कोई पन्ना है लेकिन वो ऐसे में है, तो ये प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन 90 पे ऑर्थोगोनल, और इसका इंटरसेक्शन भी 90 पे होगा। वो भी आप बड़ी इजीली देख सकते हैं, कोई सिलेंडर है, आप उसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली अगर कट करें, ये प्लेन को आप एक हॉरिजॉन्टल चाकू की तरह सोच सकते हैं, तो उस चाकू से अगर आप उसे इस सिलेंडर को कट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये तीनों जो सर्फेसेज हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्फेसेज हैं, ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एक्चुअली हमारे पास है, ओके। केवल रो थीटा जेड होने से नहीं होता है या कुछ और, हम अगर ऑर्थोगोनलिटी की बात कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनलिटी, अब अगेन ये ऑर्थोगोनलिटी भी मैं आपको कह रहा हूँ आप विजुअलाइज करके देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ भी कोई इन्वॉल्व नहीं है, इनफैक्ट वो मैथमेटिक्स भी हम कर चुके हैं, मैथमेटिकली भी हम शो कर सकते हैं कि ये जो तीनों फैमिली ऑफ सर्फेसेज हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ओके। तो मैंने यहाँ पे फिर से रिमाइंड कराया है, द कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सर्फेसेज फॉर दिस केस आर रो इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की सर्फेसेज आप देखें, दे आर सिलेंडर्स विद द जेड एक्सिस एज देयर एक्सिस, कोएक्सियल सबकी एक्सिस सेम है, अलग अलग रो के वैल्यू के सिलेंडर्स हैं पर सबकी एक्सिस जेड एक्सिस ही है, ओके, कोएक्सियल है। थीटा इक्वल टू सी वाली सर्फेसेज हैं, दे आर सेमी इन्फिनिट प्लेन्स कंटेनिंग द जेड एक्सिस, ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ये भी खुद एक प्लेन है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 है, इस पूरे प्लेन में थीटा जो एंगल है 0 है, चाहे यहाँ लें पॉइंट, चाहे यहाँ लें, चाहे यहाँ, और ये प्लेन और आगे तक भी है, यहाँ एक्स जेड प्लेन में कोई भी पॉइंट आप मार्क करेंगे तो थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। इस ब्लू वाले प्लेन में माना ये एंगल 30 डिग्री है, तो कहीं भी इस ब्लू वाले प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है जेड एक्सिस के करीब या जेड एक्सिस से बहुत दूर, फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए ये थीटा एंगल 30 डिग्री होगा। ये ग्रीन वाला प्लेन पेज अगर 60 डिग्री खुला हुआ है इस प्लेन पेज के रेस्पेक्ट में, तो इस ग्रीन वाले प्लेन में, और ये ग्रीन प्लेन और आगे तक भी है, इधर तक भी, और इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो उस प्लेन में कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिस, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सर्फेसेज आर सेमी इन्फिनिट प्लेन्स कंटेनिंग द जेड एक्सिस। इन सारे के सारे प्लेन्स में जेड एक्सिस कॉमन है। किताब के पन्ने जो भी हों, स्पाइन पे जाके किताब की जहाँ पे रीड बनती है वहाँ पे सारे के सारे चिपके रहते हैं और वहीं पे जाके खत्म हो जाते हैं। सेमी इन्फिनिट का मतलब यही है, उसके बाद वो पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, तो ये जेड एक्सिस पे जाके खत्म हो जा रहे हैं, या सबके सब जेड एक्सिस को कंटेन करते हैं, ओके। दिस एक्स जेड प्लेन हमारे रेफरेंस प्लेन की तरह काम कर रहा है, और जेड इक्वल टू सी, ये तो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, अगेन मैंने यहाँ फाइनाइट जैसे दिखाए हैं, बट ये सब के सब इनफाइनाइट प्लेन्स हैं पैरेलल टू द ग्राउंड प्लेन। ये ग्राउंड प्लेन है कोई जो बेसिकली सिंपली एक एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन, तो उसके पैरेलल अलग अलग प्लेन्स 1 2 3 4 और नीचे की तरफ भी, वो आपकी कांस्टेंट जेड सर्फेसेज हैं।
तो दे ऑलवेज इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर म्यूचुअली। फिगर में से आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को, या आपको करना चाहिए थोड़ा सी इंट्यूशन लेके, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा। अब देखिए इस फिगर में मैंने एक साथ इनको बनाने की कोशिश की, लेकिन देखिए फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट स्टिल लेट मी ट्राई टू से कि मैंने क्या करने की यहाँ पे कोशिश की है। एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स जेड प्लेन का सेक्शन दिखाया है, क्योंकि एक्स जेड प्लेन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, थीटा एंगल उसी प्लेन के रेस्पेक्ट में नापा जाता है। ओके, ये कोई पॉइंट पी था, ये पॉइंट है पी, मैंने रेड से मार्क किया था यहाँ पे, और पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ मैंने एक सर्किल बनाया, ताकि उस सर्किल का सेंटर जेड एक्सिस पे लाई करे। पी से गुजरते हुए तो आप और सर्कल्स भी बना सकते थे, आप ऐसा भी सर्कल बना सकते थे, ऐसा नहीं, जो बाद में हमारे इस सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट करने में काम आएगा। बेसिकली ये किया है मैंने। ओके, और इस पॉइंट पी को ओरिजिन से इस रेड वेक्टर से ज्वाइन किया है। इसकी जब हमें जरूरत पड़ेगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, बट ये होगा हमारा आर वेक्टर, इस पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर। ओके, और इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आर कहलाएगा। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा मैंने इस पॉइंट पी को, अब ये जो सर्किल बना, ये सर्किल आप सोचिए ये इस तरह के प्लेन में बना हुआ है। सर्किल पूरा एक प्लेन था, लेकिन उस प्लेन में हम केवल अब एक सर्किल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। सर्किल ये एक प्लेन है, ये सर्किल इस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्किल, अब इस सर्किल के दोनों एंड से आपने ये लाइंस ड्रॉ की, और ऐसा ही एक सर्किल ग्राउंड पे भी ड्रॉ किया। ये वाला जो सर्किल है, ये नीचे जो एक्स वाई प्लेन है z=0 पे, वहाँ ये सर्किल है। तो आपको एक सिलेंड्रिकल फिगर मिल रही है। ओके, इस सिलेंडर का जितना भी रेडियस है वो रो की वैल्यू है, डिस्टेंस फ्रॉम दी जेड एक्सिस, इस पॉइंट पी की डिस्टेंस जेड एक्सिस से, बेसिकली इस सिलेंडर का रेडियस, ये है रो कोऑर्डिनेट। सिंपली लाइंस के टर्म में देखें, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है ये थीटा, वैसे तो उसे सही ऐसा बोलना चाहिए। ये वाला जो प्लेन है जिसको यहाँ हमने इस तरह से दिखाया था, ये वाला या ये वाला जो भी प्लेन है, रेफरेंस प्लेन से उसका जो एंगल है, तो वही चीज़ यहाँ पे, ये रेफरेंस प्लेन, और हमारा पॉइंट पी किसी ना किसी इस तरह के प्लेन में लाई कर रहा होगा। जैसे इस समय अगेन ये वाला प्लेन है, वो ये दिस वन, ये और ये जो प्लेन है हमारा पॉइंट पी इसमें लाई करता है। अगेन इस प्लेन का हमने थोड़ा सा हिस्सा दिखाया है, ये प्लेन यहाँ तो जेड एक्सिस पे ख़त्म होता है, पर बाकी डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये उस प्लेन का एक हिस्सा है। ये हमारा पॉइंट पी जिसके हम कोऑर्डिनेट्स की बात करना चाहते हैं, वो इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस रेफरेंस प्लेन से ये प्लेन थीटा एंगल दूर है, ये इससे थीटा एंगल खुला हुआ है। अगर आप बुक की तरह सोच रहे हैं, ये थीटा एंगल, तो इस पॉइंट पी के लिए भी थीटा कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये, जितना भी एंगल होगा से 30 डिग्री 30। और जेड तो बहुत आसान है, ये जो ये ऊपर वाला प्लेन है, या इस सिलेंडर का ये जो ऊपर वाला टॉप का ढक्कन है, इसका एक ग्राउंड पे जो सिमिलर वो है, उससे इसकी हाइट कितनी है, बेसिकली इस सिलेंडर की हाइट। तो ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। और अगर आप पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहें, ओके, इस चीज़ को ज़रा देख लें। पोजीशन वेक्टर, ये जो आर वाला वेक्टर है, ये लेट मी ट्राई टू डू दिस लाइव। ये एक्स वाई जेड सिस्टम था, ये कोई पॉइंट पी था। तो इस पॉइंट पी के रो थीटा जेड का क्या मतलब है उसको समझें। इस पॉइंट पी को आप जेड एक्सिस से ज्वाइन करें। जब मैं ज्वाइन करना कहता हूँ, उसका मतलब आप समझ लीजिए परपेंडिकुलरली आपको ज्वाइन करना है। ओके, इस डिस्टेंस को रेडियस रो, एक्चुअली ये रो है, इसको डिस्टेंस मानते हुए आप एक सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये हो गया। ओके, अब यहाँ से इस सर्किल के हर एक पॉइंट से, केवल एक पॉइंट से नहीं, ये सर्किल है, इसके हर एक पॉइंट से आप ग्राउंड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ग्राउंड मतलब जो हमारा ये एक्स वाई प्लेन है, तो हर पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, आप सोचिए ऊपर हवा में एक सर्किल लटक रहा है, उसके कोनों से आपने धागे लटका दिए, वो धागे वर्टिकली नीचे आके जहाँ पे ग्राउंड को टच करते हैं वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक और सर्किल मिलेगा ग्राउंड में। ये आपका सिलेंडर आप केवल ये मत सोचिए दो लाइंस को ज्वाइन करके, यहाँ आपको पूरी सरफेस बनानी है, आपको ये भी पॉइंट भी ज्वाइन करना है, ये लेकिन हम इतने ही दिखा रहे हैं ये। तो अब इसमें रो थीटा और जेड क्या है, ये था रो, ये जेड एक्सिस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी, जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनी या ये जो सर्किल बना, इसका जो रेडियस है ये रो है। ये जो एंगल है कौन सा, ये लाइन मैंने कैसे बनाई, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे भी एक लाइन बना दी, तो इस लाइन के साथ जो एंगल है यही थीटा है। ये दो पेजेस हैं, पर अब मैं पेजेस के बजाय केवल दो लाइंस देख रहा हूँ। ये लाइन एक्स जेड वाले पेज में है और ये लाइन उस वाले पेज में है जिसमें हमारा पॉइंट पी लाई करता है। पेज मतलब प्लेन, उन दो प्लेन्स के बीच का एंगल होता है एक्चुअली थीटा। लेकिन अगर आप प्लेन्स की एक एक लाइन उठा लें, इस प्लेन में ये लाइन है और इस प्लेन में ये लाइन है,
तो इन लाइंस के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो रो और थीटा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के ये ऐसे पता करेंगे। और जेड, जेड है ये हाइट, वो पॉइंट कितनी ऊपर था। अगर वो पॉइंट यहाँ होता सही से ये, तो ये आपका जो सर्किल है ये बड़ा बनता, मतलब रो की वैल्यू ज़्यादा होती, ठीक है, बड़ी सिलेंड्रिकल सरफेस पे लाई कर रहा है। जेड की वैल्यू भी ज़्यादा होती, जेड सिंपली हाइट है, ग्राउंड प्लेन से हाइट है। और थीटा, थीटा ये माना आप इसके बजाय इस पॉइंट को देख रहे होते, पीछे की तरफ का एक पॉइंट, पीछे आप समझ रहे होंगे, तो इस पॉइंट के लिए थीटा एंगल, अगर आप बुक के टर्म में सोचें, रेफरेंस प्लेन से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और उसके बाद पहुँचेंगे यहाँ, ये 5 डिग्री से ये पेन रेफरेंस प्लेन से मैं डायरेक्शन नाप रहा हूँ, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और 180 से भी और पीछे जाऊँ 200 या 210 या वटेवर, ये थीटा एंगल आपके पास ये एंगल होगा। सो दीज आर रो, थीटा एंड जेड। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। बट द पॉइंट इज, अब आर वेक्टर ये है, ये था पॉइंट पी, तो आर वेक्टर ये है। तो इस आर वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मैं बहुत सिंपल आपको रीजनिंग देता हूँ। 2 डायमेंशन में आपको अगर ध्यान हो, आर वेक्टर जो होता है आर इंटू आर, उसमें थीटा कंपोनेंट नहीं होता है। तो 2 डायमेंशन में आप इसे इस तरह सोचिए, आप इस वेक्टर में, मैं इसको 2 अलग अलग कलर से इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड कर दें तो ये रेड वाला वेक्टर बनता है। रेड वाला वेक्टर है आर वेक्टर, आर इक्वल टू, ये वेक्टर कितना है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड z, हाइट के बराबर, z कोऑर्डिनेट के बराबर, तो ये है z, और डायरेक्शन कहाँ है, जिसे आप k या यूनिट वेक्टर z जो भी लिखें, z के, z कोऑर्डिनेट का बिहेवियर वैसा ही है या उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर का बिहेवियर वैसा ही है जैसा कार्टिजियन में होता है। तो इस वेक्टर को अगर आप कार्टिजियन में भी लिखते तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग है, हाइट कितनी है, उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट z है, 3 है माना, तो 3 और डायरेक्ट k, 3k, लेकिन मैं k के बजाय z यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ, ये। और ये वाला वेक्टर, अब आप केवल 2 डायमेंशनल प्लेन में आ गए हैं। 2 डायमेंशनल प्लेन में आप किसी वेक्टर को लिखते हैं तो वो सिंपली होता है आर आर, लेकिन इस समय आर सिंबल हमारा किसी और चीज़ के लिए है, आर के बजाय हमारा है रो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। पोजीशन वेक्टर जो है आर, वो रो टाइम्स रो प्लस 0 टाइम्स थीटा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एंड z टाइम्स z यूनिट वेक्टर। ओके, दिस। यहाँ पे एक चीज़ लेकिन और ध्यान रखें, मैंने इसके साथ लिखा हुआ भी है, ये पीछे भी हमने देखा था, पोजीशन वेक्टर में यहाँ पे थीटा कंपोनेंट नहीं है, थीटा वेक्टर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है। बट मोस्ट जनरल कोई और वेक्टर आप देखेंगे, वेलोसिटी या एक्सलरेशन या और कोई वेक्टर हो सकता है, तो उसमें इन जनरल तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, माना उसे हम ए रो लिख रहे हैं, थीटा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग ए थीटा, और जेड के अलॉन्ग ए जेड, तो मोस्ट जनरली किसी वेक्टर में ये होंगे। बट दिस, अभी मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स वैसे ड्रॉ नहीं किए हैं, वो अगले पेज पे आएंगे। बट यूनिट वेक्टर्स का जो बिहेवियर है, ये 3 यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे हैं, ये 3 यूनिट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। उसका सिंपल रीजनिंग आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर क्वालिटेटिवली हम ये समझ चुके हैं कि ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो यूनिट वेक्टर्स तो उन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस के परपेंडिकुलर तो होते हैं। 2 डायमेंशन में याद कीजिए, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स के परपेंडिकुलर। 3 डायमेंशन में कर्व के बजाय सरफेस हो जाती है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, रो यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट रो वाली सरफेस के परपेंडिकुलर है। थीटा यूनिट वेक्टर कांस्टेंट थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है। रो वेक्टर जहाँ भी होगा, रो यूनिट वेक्टर इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर है सिंपली। थीटा यूनिट वेक्टर इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। जेड यूनिट वेक्टर इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर है। अब जब ये तीनों सरफेसेस आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो इन पे जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी तो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ये ओके, दिस, इस चीज़ को आगे अभी और देखते हैं। यस, ये मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स दिखाने की कोशिश की है। मैंने अब सिलेंडर और वो नहीं बनाया, मैंने केवल ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, मैंने नाम भी नहीं लिखा है पी, इसका पोजीशन वेक्टर ये ब्लैक वाला वेक्टर आर, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं आर रो यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर और जेड यूनिट वेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो डायरेक्शन ये रही। रिमेंबर, रो ये वाली डिस्टेंस होती है, ये अब तक आप समझ चुके होंगे। रो जिस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, चल मैं सिलेंडर का थोड़ा सी पार्ट यहाँ पे बनाता हूँ, फिगर को ज़्यादा क्लमजी ना करूँ। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस, उस पॉइंट से जो सिलेंडर पास हो रहा है, कोएक्सियल सिलेंडर विद द जेड एक्सिस, ये
तो उस वाले सिलेंडर का जो रेडियस होता है वो रो होता है। तो रो की डायरेक्शन को आप आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, और थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये। थीटा यूनिट वेक्टर आप सिंपली ये रो और थीटा सिंपली आप ऐसा समझिए, आप केवल 2 डायमेंशन में इस प्लेन को देखिए। ये ब्लैक वाला टॉप जो है ढक्कन, ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में अगर आप आर और थीटा देखते 2 डायमेंशन वाले, तो ये आर और थीटा, लेकिन आर इसको हम इस समय रो कह रहे हैं, रो थीटा, आर किसी और चीज़ को कह रहे हैं, रो थीटा। और जेड, जेड तो बहुत आसान है, जेड कोऑर्डिनेट, जेड यूनिट वेक्टर हमेशा कार्टेशियन में भी अप था, सिलेंड्रिकल में भी जेड का रोल वही है ये। तो इस पॉइंट पे ये 3 यूनिट वेक्टर्स जो हैं इस तरह, किसी दूसरे पॉइंट पे, इसी सर्कल के दूसरे पॉइंट पे मैंने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को दिखाया है। तो अब जेड एक्सिस के साथ उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए रेडियली आउटवर्ड अगर बढ़ जाऊं, अब देखिए रेडियली शब्द यहाँ पे 2 तरह से यूज़ हो रहा है, इसको भी आप रेडियल कहते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रेडियल, और इसको भी हम रेडियल कह रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न कई बार हो सकता है बोलने या लिखने में, थोड़ा केयरफुल रहिए, ओके। लेकिन रो, मैं रो कहूँगा इसे, रो की डायरेक्शन, रो ये डिस्टेंस है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं तो ये ग्रीन जो डायरेक्शन है ये रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। जैसे ये थीटा, ये थीटा एंगल आपका इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, टेंजेंशियल, ये सर्किल की एक्चुअली टेंजेंट डायरेक्शन है। तो रिमेंबर, वो किताब के पन्ने खोलने पे थीटा बढ़ता है। तो अगर आपने किताब का पन्ना इतना खोल रखा है, तो अगर आप थोड़ा थीटा और बढ़ाना चाहते हैं थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए, तो आपको टेंजेंशियल जाना पड़ेगा, थोड़ा पन्ना और खोलने के लिए टेंजेंशियल। और अगर आप इस पन्ने तक आ गए हैं, रिमेंबर ये वाला पॉइंट जो है ये पीछे से घूम के आता है, पीछे से घूम के का मतलब मैं इसे 2 डायमेंशनल फिगर की तरह दिखाऊं, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, थीटा इक्वल टू 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री से 280 डिग्री। तो अगर इस पॉइंट पे आप आ चुके हैं और आपको थीटा फिर से बढ़ाना है, मतलब थीटा यूनिट वेक्टर, तो आपको इधर की तरफ मोशन करना पड़ेगा, इधर की तरफ, ये थीटा इधर की तरफ, तो थीटा यूनिट वेक्टर एंड जेड। तो ये कुछ पॉइंट्स पे मैंने ड्रॉ किया है। तो अगेन रो जो यूनिट वेक्टर है, पिछले सिस्टम्स में ध्यान कीजिए, चाहे 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, केवल डिफरेंस एक है, 2 डायमेंशन में कर्व थे, 3 डायमेंशन में सरफेस है। लेकिन रो यूनिट वेक्टर जो है वो रो इक्वल टू सी वाले जो चाहे कर्व्स हैं चाहे सरफेस हैं उनके परपेंडिकुलर होता है। इस केस में वो जो सिलेंडर्स हैं उनके परपेंडिकुलर है रो। थीटा यूनिट वेक्टर, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो हमारे सेमी इन्फिनिट प्लेन्स थे उनके परपेंडिकुलर, ये जैसे ये थीटा और ये थीटा दिखा है। और जेड यूनिट वेक्टर, जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन्स, जेड इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन तो सोचना बहुत आसान है, ये ऐसे इस तरह के स्टैक्स ऑफ प्लेन लगे हुए हैं। तो अगर ये एक प्लेन है, ये कागज ही अगर एक प्लेन है एक्चुअली, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इससे अपवर्ड। तो वही तो यहाँ पे किया है, ये प्लेन से अपवर्ड, ओके, जेड एक्सिस के बाद। मैथमेटिकली यहाँ पे थोड़ा हम और आगे बढ़ना चाहें, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, रो और थीटा का एक्स वाई से जो रिलेशन था वो वही रिलेशन है जो आर और थीटा का 2 डायमेंशन में एक्स वाई से होता है। इनफैक्ट 2 डायमेंशन के आर को ही हम रो जब कह देते हैं तो वो 3 डायमेंशन के रो थीटा जेड में से रो बनता है, ओके। लेकिन रो यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर भी वही होंगे, मैथमेटिकली उनका रिलेशन वही है जो आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स का एक्स और वाई से होता था 2 डायमेंशन में। एक्स और वाई यूनिट वेक्टर मतलब आई और जे, और वो रिलेशन मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इस तरह से डिराइव किया है, कुछ इस तरह के रिलेशंस को यूज़ करके और पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। ये कैसे किया होगा, इसकी मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं इस तरह का। कोई यूनिट वेक्टर निकालना है तो डेल आर अपॉन डेल ईटा करो और फिर यूनिट वेक्टर बना दो। अगेन ये नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन है लेकिन हमें ये पता है। तो रो और थीटा का जो आई और जे, अभी मैंने जेड नहीं लिया इसमें, लेकिन रो और थीटा का आई और जे से जो रिलेशन है वो ये है। देखिए रो और थीटा का जेड के साथ कोई रिलेशन नहीं बना, केवल आई और जे के साथ बना। क्यों, इस चीज़ को अगेन इस तरह से ध्यान कीजिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया कैसे, हमने अपने पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग अलग प्लेन्स स्टैक कर दिए, और जेड कोऑर्डिनेट को तो हमने टच भी नहीं किया, हमने केवल रिप्लेसमेंट क्या किया, एक्स वाई के बजाय हम रो और थीटा इस्तेमाल करने लग गए एक प्लेन में। तो एक्स और वाई का रिलेशन केवल आर और थीटा से होगा, यहाँ भी जेड का ही नहीं है, और उनके जो करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी केवल आपस में ही रिलेटेड होंगे, जेड उनके साथ मिक्स नहीं होगा, ओके दिस। तो ये, लेकिन 3 डायमेंशन में अगर आप इस सिचुएशन को पूरा लिखना चाहें, क्योंकि अब 3 नए यूनिट वेक्टर्स हैं, रो थीटा जेड, और पुराने थे एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग के यूनिट वेक्टर, जिनको आप एक्स वेक्टर यूनिट वेक्टर वाई जेड लिखने के बजाय ज़्यादातर आई जे के लिखते हैं। तो मैंने किया क्या, यही जो रिलेशन है, इस रिलेशन में इस लाइन में और इस लाइन में एक एक जीरो ऐड कर दिया। अब ये 2x2 मैट्रिक्स के बजाय एक 3x3 मैट्रिक्स है,
0 0 और यहाँ भी 0 0 1। बेसिकली ये हुआ क्या है, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो निकालें, तो क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये 0 इस के से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली हमने यहाँ से जो पहली लाइन का रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ से भी पहली लाइन का रिजल्ट वही मिलेगा, बावजूद इसके कि अब इस रो में 3 एंट्री हैं और इस कॉलम में 3 एंट्री हैं। लेकिन ये एंट्री 0 होने के कारण 0 इंटू के नया कुछ नहीं मिलेगा। रो यूनिट वेक्टर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ही होगा, जो कि यहाँ से भी मिलता है। ऐसे ही सेकंड रो में भी यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू के से नया कुछ नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट यहाँ से मिल रहा था वो अभी भी मिलेगा। लेकिन तीसरी लाइन का असर यहाँ नज़र आता है। जेड यूनिट वेक्टर जब आप निकालेंगे, शुरू की 2 एंट्री 0 है, तो यहाँ से और यहाँ से उसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा 1 इंटू के। जेड यूनिट वेक्टर वही होता है जो के यूनिट वेक्टर होता है सिलेंड्रिकल में भी। तो जो प्रॉपर रिलेशन है बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स, ओके, वो ये है। कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन तो ये लिख दिया था मैंने, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स के बीच का रिलेशन अगर लिखना चाहें तो प्रॉब्ली ये मैट्रिक्स फॉर्म सबसे आसान रहती है। और अब आप ये शो कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम अगर मैं एम रखूं तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। 2 डायमेंशन में हमने चेक किया था, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है, उसका मैंने रीजनिंग भी वहाँ पे आपको दी थी। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं ये मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल है। और फिर आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं बड़ी ईजिली कि इस ये है, अगर आई जे के हमें पता हैं तो उनके टर्म में रो थीटा और जेड के एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप रिवर्स लिखना चाहें रो थीटा जेड के टर्म्स में आई जे के एक्सप्रेशंस, तो वो भी आप इसको इन्वर्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आपको रो यूनिट वेक्टर का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा आई और जे के टर्म में, के तो नहीं आएगा उसमें, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। थीटा का यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और जेड बराबर के। तो आपके जो ये 3 वेक्टर्स हैं ये आई जे के टर्म में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इन डॉट प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप रो डॉट थीटा निकालें, रो है आई और जे के टर्म में, थीटा भी है आई और जे के टर्म में, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको 0 मिलेगा। ऐसी रो और जेड का डॉट प्रोडक्ट, थीटा और जेड का डॉट प्रोडक्ट, ये सब 0 0 होने का मतलब ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ये आपस में ऑर्थोगोनल। जो चीज़ हम फिगर और उससे दिखा रहे हैं, फिगर्स अगर हमारे पास ना भी हों तो मैथमेटिकली ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि किसी भी पॉइंट पे, और ये हर पॉइंट पे होल्ड करेगा, तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो रो ये है, थीटा ये है, जेड ये 90 90 90। दूसरे पॉइंट पे जाके यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जेड यूनिट वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जेड क्योंकि कार्टेशियन जैसा ही है। लेकिन बाकी रो और थीटा जैसा प्लेन पोलर में होता है, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। बट बावजूद उसके ये तीनों वेक्टर्स हमेशा आपस में एक ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड बनाते हैं। ट्रायड मतलब तीन ऑब्जेक्ट्स, तो ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ट्रायड बनता है। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यही चाहिए होता है। तो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, साथ साथ ये भी, साथ साथ खुद हर किसी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं और आपस में सब नॉर्मल हैं, ऑर्थो नॉर्मल सिस्टम। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को ग्रेडियंट के मेथड से भी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स का आप ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का ग्रेडियंट कैसे लेंगे, रो का आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, रो इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको ग्रेडियंट निकालने का वो पता है, डेल ऑपरेटर आपको पता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, उसको ऑपरेट करें। बस यहाँ पे थोड़ा ब्लरी हो गया है वीडियो, ओके इट्स ओके। से फॉर एग्जांपल इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे, मैं केवल एक स्टेप लिख रहा हूँ। डेल होता है आइटा डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये तो डेल ऑपरेटर हुआ, और आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं रो पे। रो का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये तो अब सब चीज़ें एक्स और वाई के टर्म में हैं, तो इसको आप ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही थीटा के लिए इस रिलेशन से एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से भी आपको यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर के आपको वही एक्सप्रेशन मिलेंगे जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं, और फिर आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो किसी भी एक तरीके से करें और फिर ये जरूर चेक कर लें कि हाँ रियली। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स करने के लिए मुझे कहीं भी इन फिगर्स की ज़रूरत नहीं थी, मैं केवल ये रिलेशन लिखूँ, ये 3 लाइन ये लिखी, इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये फिगर वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद मैं यूनिट वेक्टर्स निकाल दूँ इस मेथड से, मैं इस रिलेशन पे पहुंचूंगा और उसके बाद मैं ये चेक कर सकता हूँ। ये चेक करने का मतलब, तो मैथमेटिकली तो इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ आप 3 तरह की 3 यूनिट वेक्टर्स हम हर पॉइंट पे हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, बट उनके करस्पॉन्डिंग सरफेसेस कैसी हैं वो नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं तो वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ कांस्टेंट रो सरफेसेस सिलेंडर्स हैं, कांस्टेंट थीटा सरफेसेस सेमी इन्फिनिट प्लेन्स हैं, और कांस्टेंट जेड सरफेसेस जिन्हें मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके लिए जेड की वैल्यू माना -3 है, रेफरेंस प्लेन से 3 यूनिट नीचे है प्लेन, ये वाला प्लेन रेफरेंस प्लेन से 7 यूनिट ऊपर है, z = 7, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है ये, ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल टाइप के प्लेन। मतलब मेरा जिस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जेड एक्सिस हम ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर की तरफ सोचें तो ग्राउंड हमारा z = 0 प्लेन हो गया, और बाकी z = बाकी वाले कांस्टेंट प्लेन्स इससे ऊपर या नीचे हैं, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल हैं। ओके, अच्छा, अनदर important point here is that we have to consider is इन्फिनिटेसिमल लेंथ्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में, मैं फिर से कार्टेशियन मैंने ड्रॉ किया है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में एलिमेंट्री अगर हम एक वॉल्यूम लें, एक इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक क्यूबॉइड जैसी शेप जिसकी एक साइड की लेंथ dx होती है, x एक्सिस के अलॉन्ग dx और y एक्सिस के अलॉन्ग dy और z के अलॉन्ग dz। अलग जैसे मैंने 2 डायमेंशन में डिस्कस किया था, आप कोई एक पॉइंट लें, ठीक है, अब इस पॉइंट से केवल x एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करें dx, तो ये, और इसी पॉइंट से केवल y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करें dy, और इसी पॉइंट से z एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करें केवल एक dz। और अब इस फिगर को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये क्यूबॉइड ऐसे करके बना है ये। तो इस क्यूबॉइड में अलग अलग लेकिन डायमेंशंस की बात करें, जो एलिमेंट्री लेंथ्स हैं, एलिमेंट्री लेंथ्स मतलब ये और ये और ये, जो 3 इंडिविजुअल हमने डिस्प्लेसमेंट्स किए थे 3 कोऑर्डिनेट्स की तरफ की डायरेक्शन में, 3 कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन से मतलब ऐसे डिस्प्लेसमेंट्स, इस डिस्प्लेसमेंट में केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ था, dx के बराबर चेंज हुआ था उसमें, इस वाले डिस्प्लेसमेंट में केवल y कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ था dy के बराबर, और इस वाले डिस्प्लेसमेंट में दिस, ये हमने 2 डायमेंशन में डिस्कस कर रखा है, उसी को 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 इन्फिनिटेसिमल लेंथ मूवमेंट्स हमारे होते हैं उनके मैग्नीट्यूड dx और dy और dz, ये ठीक। और आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, कहीं कहीं इनके वेक्टर फॉर्म की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला, इस पॉइंट से आप x एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे आ गए, इसका मैग्नीट्यूड तो dx है और इसकी डायरेक्शन है i के अलॉन्ग। तो अगर वेक्टर फॉर्म की कहीं पे ज़रूरत पड़े, क्योंकि बेसिकली जब हम लाइन इंटीग्रल्स करते हैं, ठीक है, आप इंटीग्रल थ्योरम्स आप यूज़ करते हैं, तो उसमें से लाइन इंटीग्रल अगर आप कोई कर रहे हैं और लाइन इंटीग्रल में आपका पाथ से x एक्सिस या उसके पैरेलल है, तो आपको ये वेक्टर यूज़ करना पड़ सकता है। तो वेक्टर फॉर्म भी इस तरीके की होती हैं, लेकिन मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ अभी। एरियाज, एरिया का मतलब देखिए इस केस में आप देखिए आपके पास 6 सरफेस बन रही हैं, इस क्यूबॉइड की 6 सरफेसेस हैं। तो उन सरफेसेस के लिए अगर आपको एरिया एलिमेंट लिखना पड़े, माना मैंने इन सरफेसेस को नंबर इस तरह से किया है, इस बॉक्स की जो इधर वाली एज है जिसको मैं लेफ्ट एज कह सकता हूँ 1, और जो इधर की एज है, इधर का फेस है फेस नंबर 2, और जो फ्रंट में जो फेस बन रहा है इसको फेस नंबर 3, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पीछे की तरफ फेस बन रहा है फेस नंबर 4, और जो ऊपर का टॉप है, छत आप इसे समझ सकते हैं इस बॉक्स की, वो फेस नंबर 5, और जो बॉटम है ग्राउंड फेस नंबर 6। तो 6 सरफेसेस जो हैं, तो मैथमेटिकली अगर आपको किसी एक सरफेस से डील करना है, सरफेस से डील करने का मतलब होता है उस सरफेस के लिए आप एरिया एलिमेंट कितना लिखेंगे। तो सिंपली एरिया एलिमेंट आपका ये होता है, से आप इस सरफेस को देखिए, ये 1 सरफेस, ये सरफेस ये है, ये वाला, पेन को फॉलो कीजिए, ये इसकी साइड्स की लेंथ अगर आप देखें, इसकी ये साइड ये है, ये dx, ये dx लेंथ वाली साइड है, और ये है dz लेंथ वाली साइड। तो ये एरिया है dx इंटू dz। ये जो इन्फिनिटेसिमल एरिया जो हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे 2 डायमेंशन में हमने ये किया था, dx इंटू dy हमारा इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट होता है, जिसको हम इंटीग्रल में यूज़ करते हैं। फिर जब एरिया इंटीग्रल करेंगे तो dx dy हमारा मेजर ऑफ इंटीग्रल होता है। यहाँ पर अगर आप, मैं अभी केवल एरिया की बात कर रहा हूँ, हैं 3 डायमेंशन में, लेकिन आप केवल इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, इन्फिनिटेसिमल एरिया में, तो मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन होगा dx इंटू dy। ये जो लेंथ्स हैं इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन लेने, लेकिन इस वाले एरिया के लिए dx और dz का मल्टीप्लिकेशन। इनफैक्ट अगर आप इस वाले एरिया को भी देखें, ये जो इसके पैरेलल सरफेस नंबर 2 थी, उसके लिए भी dx और dz का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये वाले एरिया आपके किस टाइप के हैं, dx dz टाइप के। ये फ्रंट वाला जो एरिया है जिसको मैं सरफेस नंबर 3 और उसका काउंटर पार्ट जो पीछे सरफेस नंबर 4 है, उसकी एक साइड है dy, ये dy, और एक साइड है dz, तो ये dy dz। एंड सिमिलरली जो टॉप और बॉटम, छत और जो बॉटम है इसका, फ्लोर जो है इस बॉक्स का, उनके एरिया dx इंटू dy, dx इंटू dy। ओके, ये साइड dx है, सॉरी ये साइड dx है, ये साइड dy है। लेकिन यहाँ पे भी एरिया मोर ऑफन देन नॉट हमें वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना पड़ता है।
तो वेक्टर फॉर्म में जो एरिया होगा, माना आप एरिया नंबर 1 2 3 4 5 6 मैंने सबके लिए एक्सप्रेशन लिखे हैं। DA1 मतलब फर्स्ट वाली सरफेस का एरिया वेक्टर फॉर्म में, 2 सेकंड के लिए फर्स्ट ये लेफ्ट वाला, 2 राइट वाला, 3 फ्रंट वाला, 4 बैक वाला, 5 टॉप वाला, 6 बॉटम वाला। तो उनके एरियाज आप 1 को चेक कीजिए, 1 का एरिया हम पहले देख चुके हैं dx इंटू DZ, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, लेकिन एरिया वेक्टर का मतलब होता है उसकी एक डायरेक्शन भी होगी। और एक नोशन शायद आपको पता होगा, नहीं तो आप वेक्टर एनालिसिस में से देख सकते हैं, जब आपके पास कोई क्लोज सरफेस होती है, ये सरफेसेस इस क्यूबॉइड का हिस्सा हैं, तो जब कोई क्लोज्ड सरफेस आपके पास होती है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप वॉल्यूम से बाहर की तरफ लेते हैं। मतलब जैसे इस सरफेस को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ये, तो कोई अगर आपके पास केवल एक सरफेस दे रखी है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो आप इधर को भी ले सकते हैं और इधर को भी ले सकते हैं। डिसाइड करने का कोई तरीका अगर आपको नहीं दे रखा है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन अगर ये सरफेस किसी एक क्लोज्ड सरफेस का हिस्सा है तो हमेशा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वॉल्यूम से बाहर की ओर ले जाती है। तो इस समय आप जो इसका परपेंडिकुलर लेंगे ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, तो आप लेंगे ये वाला। और ये डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस के अपोजिट -j। लेफ्ट वाला जो A1 एरिया है उसका एरिया एलिमेंट जब आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड तो dx इंटू DZ, वो तो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन आप उसकी लिखेंगे तो -j। ऐसे जब आप इस वाले एरिया को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज जितना बड़ा ये एरिया है उतना ही बड़ा ये एरिया भी है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी dx dz आएगा, बट इसका यूनिट वेक्टर वॉल्यूम से बाहर की ओर इधर को बनेगा। मैं जानबूझ के इस वेक्टर को बड़ा बना रहा हूँ, ये प्लस। ऐसे ही आप बाकी को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट और बैक में जो दो सरफेसेज हैं, एक सरफेस के लिए +i यूनिट वेक्टर आएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा यूनिट वेक्टर, दूसरे का एक्स एक्सिस के अपोजिट -x -i। ऐसे ही टॉप और बॉटम में जो सरफेसेज हैं उनके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, z डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये जो टॉप में जो ढक्कन है इसका यूनिट वेक्टर जब आप लिखेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर के लिए हम डायरेक्शन जो लेते हैं एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं। सो दिस ओके, होपफुली यू नो दिस। अगर ये नहीं पता है वेक्टर एनालिसिस से इसको क्लियर कर दें। लेकिन कार्टेशियन में जब हम एरिया एलिमेंट्स लिखते हैं इस तरह के, आप इसे और टेक्निकल होना चाहें, लेकिन मैं इसके यहाँ पे अब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, बट ये बेसिकली इनके क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी एरिया दो साइड्स से मिलके बनता है, दो साइड्स उन्हीं से, कोई भी सरफेस बनी है इन्हीं, ये जो एलिमेंट्री 3 ये थे इन्हीं से बनी है। तो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग जो वो दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वेक्टर फॉर्म में उन्हें आप लिखें, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। प्लस माइनस साइन भी मैं वो जस्टिफाई कर सकता हूँ, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सिंपली इस तरीके से, जैसे ये DA2 एरिया जो है, ये A2, ये DA2 ये वाला एरिया है, ये DX और DZ वाले जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट है DXi DZ के। अब इसको पहले और इसको बाद में क्यों लिया, मैं केवल यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनफैक्ट आप नोशन ध्यान रखें, हमेशा आप सरफेस को ट्रैवर्स करते हुए एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेंगे, वहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपको समझ ना आए तो इसको आपको खुद देखना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि मोस्ट एलिमेंट्री स्टूडेंट को भी ना पता हो, ओके, ये स्कूल लेवल का नॉलेज है, तो ये आप खुद से क्लियर कर लें। मेरा पॉइंट केवल ये था मेनली, ये या कभी कभी वेक्टर फॉर्म एरिया वेक्टर्स के लिए, एरिया एलिमेंट के लिए आपके या तो ऐसा टर्म आएगा या ऐसा टर्म आएगा या ऐसा टर्म, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी वाली सरफेस की बात कर रहे हैं। और उसको वेक्टर नेचर में लिखना चाहें तो साथ में इस तरह के यूनिट वेक्टर्स भी आएंगे। और वॉल्यूम एलिमेंट आप लिखें 3 डायमेंशन में, ये वॉल्यूम एलिमेंट, इस एलिमेंट्री बॉक्स का वॉल्यूम कितने हैं, dx इंटू dy इंटू dz। वॉल्यूम के साथ डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं, ओके। बस the particular length and areas infinitesimal needed while considering integration etc while considering corresponding constant coordinate surface और curve। इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये लेंथ dxi कहाँ से, ये dx किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, ये पहले उससे पहले एक सरफेस की बात करें। देखिए ये सरफेस एक बहुत छोटी सी सरफेस है, पर ये किस सरफेस का हिस्सा है। रिमेंबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेज होती हैं वो यही इसी तरह की सरफेसेज होती हैं, पर वो इनफाइनाइट एक्सटेंट की होती हैं। आप x = c वाली सरफेस देखिए, कार्टेशियन सिस्टम में आप 3 डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या y वाले केस में देखते हैं, y = c कांस्टेंट वाली कोई सरफेस देखें तो वो इस तरह का एक प्लेन होती है। ये इनफाइनाइट प्लेन है, पर मैं उसका एक छोटा सी सेक्शन दिखा रहा हूँ केवल। y = 2, इस पूरे प्लेन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 होगी।
ओके, ये प्लेन इधर को भी है, इधर को भी है, ऊपर नीचे सब जगह है। ये इस पूरे प्लेन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2। ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है दिस y इक्वल टू 2 वाला, ऐसे ही y इक्वल टू 3 वाला। तो इसी प्लेन में एक छोटा सी आप एरिया लें, वो है ये वाला एरिया, जो एरिया नंबर 1 और 2 इसी तरह की किसी बड़ी सरफेस का एक छोटा सी हिस्सा था। ओके तो ये जो इन्फिनिटेसिमल एरियाज हैं ये एक्चुअली कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस से ही जनरेट होते हैं, उन्हीं का हिस्सा है। और ये जो लाइन एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? जब ऐसी एक फैमिली ऑफ सरफेस दूसरी फैमिली से इंटरसेक्ट करती है। रिमेंबर यहाँ पे y इक्वल टू सी से आपको इस तरह की सरफेसेस मिलती हैं जिन्हें मैं वर्टिकल प्लेन्स कह सकता हूँ। वैसे वर्टिकल कहना सही नहीं है क्योंकि वर्टिकल प्लेन्स के यहाँ पे 2 सेट होते हैं, बट बहुत सिंपली अगर मैं इसे वर्टिकल एक प्लेन कहूँ, y इक्वल टू सी से हम वर्टिकल प्लेन्स की बात करते हैं। और z इक्वल टू सी ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये भी प्लेन्स हैं। उन प्लेन्स में जो इन्फिनिटेसिमल एरिया हैं वो ये टॉप और बॉटम के ढक्कन है। एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की एक हॉरिजॉन्टल शीट है, उसमें अगर एक छोटी सी एरिया आप लेंगे तो ये टॉप का ढक्कन और बॉटम का ढक्कन उससे निकला है। थिंक ऑफ इट दिस वे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा था, शायद इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं बन पाई, मैंने कंडेंस लैंग्वेज में लिखा था। तो जो सरफेसेस जो बन रही हैं वो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस का हिस्सा है। सिंपली आइडिया ये है, ये 6 की 6 सरफेसेस जो यहाँ पे हमने बनाई हैं ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट वाली किसी सरफेस का हिस्सा है। और कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस की इक्वेशन किस तरह की होती है? ये माना किसी कोऑर्डिनेट का नाम ईटा1 है, ईटा1 एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या रो थीटा जेड भी हो सकता है दूसरे केस में। उस एक कोऑर्डिनेट को सी के बराबर सेट करो तो आप इसका मतलब आप एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस की बात कर रहे हो। तो उसी सरफेस का हिस्सा है ये 6 की 6 सरफेसेस, ऐसी ही किसी सरफेस का हिस्सा है, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस का हिस्सा है। और ये जो लाइन एलिमेंट्स हैं केवल हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, केवल dx केवल dy dz। सरफेस तो बाद में बनी थी, वॉल्यूम बाद में बना था, लेकिन अपने आप केवल ये dx क्या है, ये भी इसी तरह से जनरेट होते हैं। आप अगर 2 सेट ऑफ कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस लें तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एक कर्व बनेगा। सिंपली आप ये सोचें, आपके पास माना 2 सरफेसेस हैं, y इक्वल टू सी एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली, और z इक्वल टू सी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अगर आप इस तरह से 2 प्लेन्स एक साथ लें तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्लेन यहाँ पीछे की तरफ भी है, मैं केवल हाथ से इतना ही दिखा पा रहा हूँ, ये प्लेन कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस केस में वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सिंपली ये सिचुएशन सोचिए, ये इफ़ यू कैन सी दिस, ये इस कागज़ को मैंने वर्टिकल कर दिया है, ये y इक्वल टू सी वाला कोई प्लेन है, y इक्वल टू 3 वाला हो सकता है माना, और ये z इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। तो ये इस लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्शन जो है इस केस में तो ये स्ट्रेट लाइन बना, बाकी केसेस में मोस्ट जनरली ये कर्व बनेगा। तो ये जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये उन्हीं कर्व्स के अलॉन्ग होते हैं। मतलब 2 कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस का इंटरसेक्शन, 2 ईटा1 बराबर सी एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस, दूसरा ईटा2 कोई दूसरा कोऑर्डिनेट, ये x तो ये y, या ये x ये z, या ये y और ये z, कोई सा भी हो सकता है। एक कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस और दूसरी कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेस का जो इंटरसेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट्स उन्हीं के अलॉन्ग होते हैं। तो सिंपली इस चीज़ को खुद अपने माइंड में जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, हाँ रियली, क्योंकि कार्टेशियन में ये चीज़ें फिर भी सिंपल हैं, लेकिन ये आइडिया हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करता है। आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्री एरिया और एलिमेंट्री वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट अगर आप समझ गए तो एरिया और वॉल्यूम फिर आसान है। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? 2 कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस के इंटरसेक्शन से जो कर्व जनरेट होता है उसके अलॉन्ग एक छोटा सी मोशन अगर हम करें तो वो माना एक सरफेस ऐसी है, कर्व टाइप की है, अभी 3 डायमेंशनल फिगर होना चाहिए पर ये कोई सर, और एक दूसरी सरफेस इसे इंटरसेक्ट करके ये जा रही है, जैसे दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, और माना इनके इंटरसेक्शन ये हो रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो इस लाइन के अलॉन्ग हम जो छोटी सी डिस्टेंस चलेंगे ये उसका रोल dx या dy या dz टाइप का होगा। अब कार्टेशियन में तो dx dy dz होते हैं, दूसरे सिस्टम्स में चेंज हो जाएंगे, पर वो जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे किसी कर्व के अलॉन्ग होगा। 2 कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस के जब इंटरसेक्शन होता है तब जो कर्व जनरेट होता है, तो उसके अलॉन्ग इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट करने पे जो हमें एक्सप्रेशन लिखना है, कार्टेशियन में हम उसे dx लिखते हैं या dy या dz, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं। इनमें से किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करें, dx dy एक एरिया, dy dz दूसरा एरिया,
डी जेड डी एक्स तीसरा एरिया। इस तरह के एरियाज आपके जनरेट होते हैं और तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये अब ये इतनी कहानी में की जरूरत क्यों पड़ी, इसको रहने दीजिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी केस में, तो वहाँ पे इनफिनिटेसिमल लेंथ और एरिया और वॉल्यूम के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब आप रो, थीटा और जेड सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी एक इनफिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट को लिखना है या इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट को लिखना है या इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट को लिखना है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। रिमेंबर, जैसे 2 डायमेंशन में ध्यान कीजिए, जब एरिया की बात आती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कार्टेशियन में आपका एलिमेंट्री एरिया ये होता है और पोलर में हो जाता है आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो वैसी कुछ बात हो रही है, कैसे चेंज होगा। अगेन मैं 2 डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा। अब की बार मैंने एक्स और वाई ऐसे में दिखाए हैं। 2 डायमेंशन में जो हमारा एलिमेंट्री एरिया बनता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, डी आर और रो डी थीटा। वहाँ पे रो को हम आर कहते थे पर अब रो कह रहे हैं। ये साइड डी रो और ये रो डी थीटा। ये जो आर की लेंथ है रो डी थीटा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो रो की वैल्यू रो से मैं उसमें डी रो का इंक्रीमेंट और हो गया। तो ये जो एलिमेंट्री एरिया बनता है, ये इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से हम बनाते हैं। हाँ, रो डी थीटा इंटू डी रो। ये अब अगेन आप उसी तरह से, लेकिन अब हम 3 डायमेंशन में हैं। मैं आपको कहूँगा आप इसी तरह के फिगर्स को अगर स्टैक करें, स्टैक करने का मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूरा फिगर बनाया या केवल ये फिगर बनाओ, और इसी के ऊपर ऐसा ही एक फिगर और रखो, कागज़ में ये फिगर बनाओ, काट लो, ऐसा ही एक और फिगर बनाओ, काट लो। एक ही तरह के बहुत सारे फिगर्स बना के ले लें और उनको अगर आप स्टैक कर दें, चिपका दें, एक के ऊपर एक चिपका दें, तो आपका कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये आपका इसका काउंटर पार्ट है, इसका काउंटर पार्ट। कार्टेशियन में जो रोल इस फिगर का था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रोल उस फिगर का है, इस फिगर का। देखिए ये फिगर इसी तरीके का है। आप अगर इस फिगर को आप देखें, ये फिगर एक्चुअली बना कैसे है। अब मैंने इस फिगर को वो नहीं करना चाहता हूँ, अभी भी ये समझना मुश्किल है, पर उस पर और बेसिकली ये जो एक कर्व्ड सरफेस है ना, ये एक सिलेंडर की सरफेस का एक सेगमेंट है। पूरा सिलेंडर नहीं है, हमने बहुत छोटा हिस्सा लिया है। एक सिलेंडर रहा होगा, ये और भी वो इनफाइनाइट लेंथ का रहा होगा। ये उस सिलेंडर का एक छोटे सिलेंडर का हिस्सा है और ये एक बड़े सिलेंडर का हिस्सा है। 2 सिलेंडर्स अगर आप मैं अलग से बनाऊं, ये और ये और ये और ये, तो इन सिलेंडर्स के बीच का कुछ ये हिस्सा। ओके, अच्छा, आप इसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, माना आपके पास एक केक है, ठीक है। आप केक को पहले एक सर्कुलर फैशन में काट लीजिए। सिंपली एक ग्लास इंसर्ट कर दीजिए, ये सेक्शन कटा, और उसके बाद एक उस पर थोड़ी सी दूर पे देखिए हमने बड़ा, ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस है, एक दूसरे सर्कुलर एक कट लगा दीजिए। तो ये अब इसको भी हमने अभी और छोटा करना है, पर यहाँ से यहाँ तक का ये सेक्शन ये है। ये 2 जो हमारी सिलेंड्रिकल सरफेसेस थी, रो इक्वल टू कांस्टेंट वाली सरफेसेस थी, ये और ये। अच्छा, इसकी बाकी साइड्स, अब आप ये जो ग्रीन वाली साइड्स हैं जो कि एक प्लेन की तरह दिख रही हैं, ये और ये बेसिकली हैं 2 अलग अलग कांस्टेंट थीटा सरफेसेस। आप इस तरह सोचिए थोड़ी देर के लिए, इसे अगर आप एक्स एक्सिस सोचें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ ही जो एंगल बनता है बेसिकली, वैसे वो कागज़ के बुक के पन्ने की तरह होता है, और बुक का पन्ना भी वैसे रेफरेंस प्लेन ये होता है, पर यहीं से अगर आप समझ लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थीटा की एक वैल्यू है से 30 डिग्री, और थोड़ा थीटा को और बढ़ाया 30 प्लस डी थीटा। ये वो किताब के 2 पन्ने हैं। ये पन्ने पूरे जेड एक्सिस तक नहीं आ रहे हैं, हमने इसको इन पन्नों को पूरा नहीं दिखाया, उनका एक छोटा छोटा सेगमेंट दिखाया है। तो ये 2 प्लेन्स हैं, ये 2 अलग अलग कांस्टेंट थीटा सरफेसेस जिनके बीच बहुत कम अंतर है, डी थीटा का अंतर बहुत कम है। ये वो हैं 2 कांस्टेंट रो सरफेसेस, 2 सिलेंडर्स अलग अलग रेडियस के, एक का रेडियस रो, दूसरे का रेडियस उससे थोड़ा सी ज़्यादा डी रो। ये जो साइड है, इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन थीटा है। तो जैसा इस फिगर में ये लेंथ रो डी थीटा होती है, ये लेंथ भी रो डी थीटा होगी। ये इसी फिगर का जनरेशन है। और उसके अलावा जो अब आपको जो आकृति मिली, इसको आप 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी काट लीजिए। हो सकता है ये फिगर बहुत लंबा रहा हो, लेकिन हमें इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम कंसिडर करना है। तो आप इस तरह सोचिए, इस तरह का पहले बहुत ऊंची आकृति थी, आपने उसको एक
z की एक वैल्यू पे काटा और z की फिर एक थोड़ा सी z प्लस dz वाली वैल्यू पे काटा, मतलब z की वैल्यू 3 पे काटा और z की वैल्यू 3.1 पे काटा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दूसरी हॉरिजॉन्टल। इस फिगर में भी आपके पास 6 सरफेसेस हैं, ये फ्रंट की एक कर्व सरफेस, बैक की एक कर्व सरफेस, लेफ्ट अगर मैं इसे लेफ्ट कह सकूं, लेफ्ट की एक ये सरफेस प्लेन वाली, लेफ्ट की ये वाली सरफेस प्लेन, और टॉप और बॉटम के जो ये इस तरह की शेप है, ये वाली शेप है। 6 सरफेसेस हैं। लेकिन ये सरफेसेस जनरेट कैसे हुई? जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस थे ये उनके उनसे वही हैं ये, इसकी बाउंड्री, इस वॉल्यूम की बाउंड्री, ये पूरा एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की बाउंड्री कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं। ये रो इक्वल टू कांस्टेंट से ये और ये कर्व्ड पार्ट, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट से ये, और z इक्वल टू कांस्टेंट से टॉप और बॉटम तराशे गए हैं। थिंक ऑफ इट दिस वे। तो ये सबसे एलिमेंट्री वॉल्यूम है, मैंने सीधे वॉल्यूम पे दिखा दिया यहाँ पे जो एलिमेंट्री वॉल्यूम, मैंने इनफैक्ट यहाँ लिखा भी है, ये जो dz है, ये रेड से जो मैंने हाइट्स दिखाई हैं इसकी, dz जो हाइट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ग्राउंड एट z एंड z प्लस dz। दो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स लीजिए, चाकू अब आप कहीं चलाते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है। एक बार चाकू z पे चलाया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक बार z प्लस dz पे, तो ये जो टॉप और बॉटम है ये उससे बने हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? dz। इन्फिनिटेसिमल जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, जिसे आप z एक्सिस कह सकते हैं, z कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग, वो dz है। ऐसे ही ये दो प्लेन्स जिनके बीच का एंगुलर सेपरेशन थीटा है, उनके बीच की डिस्टेंस है रो थीटा, जैसा यहाँ होता है, और रो डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिस। तो 3 एलिमेंट्री, और ये यहाँ पे मैंने साथ में ये फिगर भी बनाया है। ये फिगर देखने में तो कर्व लग रहा है, बट अगर आप इसे फिगर को और छोटा और छोटा और छोटा करें, इन्फिनिटेसिमल करें, तो इस पॉइंट पे जो 3 डायरेक्शंस हैं, ये ग्रीन डायरेक्शन, ये रेड डायरेक्शन और ब्लैक, क्योंकि कर्व डायरेक्शन है तो आपको उसका टेंजेंट लेना पड़ेगा। ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। इनफैक्ट ये 3 जो डायरेक्शंस हैं, रो कोऑर्डिनेट के बढ़ने की दिशा, ये रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। रेड जेड कोऑर्डिनेट के बढ़ने की डायरेक्शन, अपवर्ड जेड यूनिट वेक्टर, और ये थीटा के बढ़ने की डायरेक्शन है। ये सिलेंडर के अलॉन्ग अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं तो थीटा एंगल आपका बढ़ रहा है, इतने से बढ़ के इतना हो गया, थीटा यूनिट वेक्टर के बढ़ने की डायरेक्शन। ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे देखना मुश्किल है, बट ये ऑर्थोगोनल है। ये 3 यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन है। तो इस फिगर में dx और dy और dz क्या होते हैं? 3 यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट, i, j और k के अलॉन्ग के डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इस फिगर में ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये और ये और ये इन 3 यूनिट वेक्टर्स के अलॉन्ग के ही डिस्प्लेसमेंट हैं। तो ये हमारे इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेमी इन्फिनिट प्लेन्स एट थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, ये वाला और ये वाला जो फेस है, लेफ्ट और राइट वाला जो फेस है, 2 प्लेन्स से हमने निकाले हैं। एक प्लेन थीटा पे लोकेटेड है, एक थीटा प्लस डी थीटा पे। और ऐसे ही ये जो कर्व्ड सरफेसेज हैं जिनके बीच की डिस्टेंस डी रो के बराबर है, सिलेंड्रिकल सरफेसेज एट रो एंड रो प्लस डी रो। 2 सिलेंडर्स हैं, एक रो रेडियस का, एक रो प्लस डी रो रेडियस का। ओके बस। तो जो एलिमेंट्री लेंथ्स हैं, अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं वर्क करना पड़े, तो जो एलिमेंट्री लेंथ्स आपको डील करनी पड़ेंगी, अगर आप इस तरह की लेंथ से डील कर रहे हैं तो आपको डी रो लेना पड़ेगा इस लेंथ को। अगर आप इस तरह की लेंथ से डील कर रहे हैं तो रो डी थीटा, और इस डायरेक्शन की लेंथ से डील कर रहे हैं तो डी जेड। ओके। या अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें, डी रो जो डिस्प्लेसमेंट है ये रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में जाने पे केवल रो में चेंज होता है, थीटा और फाई में नहीं। तो रो यूनिट वेक्टर, डी रो इंटू रो। ये डिस्प्लेसमेंट थीटा यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग है। थीटा को थोड़ा चेंज किया, थीटा प्लस डी थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। रो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन थीटा यूनिट वेक्टर। ये इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये 2 डायमेंशनल केस वाली चीज़ें हैं। और जेड के अलॉन्ग तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी जेड और डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड यूनिट वेक्टर या के यूनिट वेक्टर। इन्फिनिटेसिमल लेंथ अगर आपको मिल गई तो एरियाज बनाना आसान है। अगेन यहाँ पे 6 एरिया हैं, मैं डायरेक्शन वगैरह पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन टॉप और इनफैक्ट पहले ये वाला एरिया अगर आप देखें, ये वाला, ये तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की एक साइड डी रो है और एक साइड डी जेड। अगर कहीं पे आपको इस एरिया के लिए एरिया एलिमेंट लिखना है तो उस एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होगा डी रो इंटू डी जेड। ये कौन सा वाला? ये वाला। इनफैक्ट ये लास्ट में मैंने लिखा है
लेफ्ट और राइट के जो प्लेन्स हैं, ये एक्चुअली एक प्लेन ही है, प्लेन का हिस्सा है पर प्लेन है, प्लेन सरफेस है, कर्व नहीं है। तो इस प्लेन में अगर आप एरिया एलिमेंट इसमें या इसमें अगर आप एरिया एलिमेंट लिखना चाहेंगे लेफ्ट और राइट वाले सेगमेंट्स में, तो आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे डी रो डी। और अगर आपको उनकी वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़े तो वेक्टर फॉर्म डी रो डी जेड और प्लस या माइनस थीटा यूनिट वेक्टर आएगा। क्यों? इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ये वाली। ओके, ये आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट उसको मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये जो एरिया है ये जिन दो एलिमेंट्री साइड से बना है उनके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन है डी रो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में और डी जेड जो है जेड यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो रो और जेड के अलावा जो तीसरा यूनिट वेक्टर है ये एरिया उस डायरेक्शन को करस्पॉन्ड करेगा। प्लस या माइनस इसलिए हो सकता है, जो नॉर्मल वेक्टर है इस वाले का इस तरफ को लेना पड़ेगा और इस वाले का इस तरफ को लेना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर रो और जेड को छोड़ के बचता है थीटा। तो यूनिट वेक्टर तो थीटा की डायरेक्शन में बनेगा, पर एक केस में माइनस थीटा और एक केस में प्लस थीटा, जैसे यहाँ पे भी हुआ था। एक के लिए यूनिट वेक्टर आई बना था, दूसरे के लिए माइनस आई बना था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। लेकिन एरिया का मैग्नीट्यूड पे अगर मैं केवल कंसंट्रेट करूँ तो डी रो इंटू डी जेड, ये जो ऊपर और नीचे की जो सर्फेसेज हैं जिनको हम फ्लोर और इसका वो कह सकते हैं रूफ कह सकते हैं, उसका एरिया कितना होगा? उसकी एक साइड ये है। इन्फिनिटेसिमल केस में आप इस लेंथ को स्ट्रेट ट्रीट कर सकते हैं। तो ये लेंथ है रो डी थीटा और ये लेंथ है डी रो, तो ये एरिया होगा डी रो इंटू रो डी थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये इनफैक्ट यही वाला एरिया है। ये जो इसका छत या जो फ्लोर है वो यही वाला फिगर तो है, तो वो एरिया इतना ही तो होता है जैसे। लेकिन अगर आपको उसको वेक्टर रूप में लिखना पड़े तो इस केस में देखना आसान है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो इसका परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में होगा, लेकिन नीचे वाली सरफेस का परपेंडिकुलर माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। ओके, तो प्लस या माइनस जेड डिपेंडिंग ऑन वो। और अगेन यहाँ पे भी आप वो वाला आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। रो डी थीटा वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये थीटा यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग करता है, थीटा यूनिट वेक्टर। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट डी रो वाला रो यूनिट वेक्टर के। तो रो ये वाला एरिया जिन दो यूनिट वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग है, रो यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर, उनको छोड़ के जो तीसरा यूनिट वेक्टर है रो और थीटा यूनिट वेक्टर आ गए, जेड यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। प्लस या माइनस वो आप फिगर से देख लें। और ऐसे इस वाले को खुद आप समझने की कोशिश करें। तो इस केस में जो तीन एलिमेंट्री एरिया आपके आ रहे हैं जिनकी आपको बहुत ओकेजनली फिजिक्स प्रॉब्लम्स में ज़रूरत पड़ती है, वो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, और फाइनली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सिंपली एलिमेंट्री जो वॉल्यूम है दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू दिस साइड, तीनों साइड्स का आप प्रोडक्ट ले लें। ओके, तो आपका एलिमेंट्री वॉल्यूम जो कंस्ट्रक्ट होगा, और फिजिक्स में उस वॉल्यूम को कई बार हम डी वी लिखते हैं, कभी डी टाउ लिखते हैं, कभी डी क्यूब एक्स डी क्यूब आर, जो भी आप लिखें, लेकिन वो होगा इतना डी रो इंटू रो डी थीटा इंटू डी जेड, तीन एलिमेंट्री उसका। ये उसका काउंटर पार्ट है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड का काउंटर पार्ट। सिलेंड्रिकल सिस्टम में आपको ये लेना पड़ेगा। ओके, बाकी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब ये चीज़ें और क्लियर होती हैं, बट क्योंकि विजुअलाइजेशन इसलिए भी मुश्किल हो रहा था, हाथ से फिगर बनाने में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती हैं, थोड़ा सी इसको इंटरनेट या किसी और सोर्स से आप देख के इन आइडियाज़ को विजुअली भी क्लियर कर लें। ओके, केवल मैथमेटिक्स करके भी वैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट थोड़ा विजुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होती है तो वो रियली आपको हेल्प करती है जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस रियली लॉन्ग लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।